डिस्क्लेमर, हमारे चैनल मास्टर ऑफ स्टोरीज पर आपका स्वागत है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें वर्णित घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से मेल नहीं खाते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या प्रथा से समानता प्रतीत होती है तो ये पूरी तरह संयोग है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में ही देखें। हमारी कहानी किसी भी व्यक्ति की परंपरा, प्रथाओं का अपमान नहीं करती है। ये केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 1, निकम्मा घर जमाए। आज संडे का दिन था। सुबह के बाद एक लड़का जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था। उसके पैरों में सस्ती सी स्लीपर्स थी और एक हाथ में बाल्टी जिसमें सर्फ घुला पानी था। उसके सामने ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई थी जिसे वो चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि उसे इस बात का डर हो कि कहीं गलती से उस कार पर कोई स्क्रैच ना लग जाए। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सुबह सुबह कहाँ मर गया नालायक, ये कामचोर हमेशा ऐसा ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में ही मस्त था, उसे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। उन लोगों ने पूरा घर छान मारा। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है? वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल और उनके दो बेटे थे, एक विजय और दूसरा शशिकांत। दोनों बेटे एक ही जगह पर रहते थे पर उनका मेंशन अलग अलग था और इन दोनों के माता पिता कहीं भी रह सकते थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। पर भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे। और को फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना जो उनकी नज़रों में एक निकम्मे नालायक कामचोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर चला जाता था। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, निकम्मे आदमी, काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है, तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है। वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी क्या काम है? विजय अग्रवाल ने कहा, नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है अपने जुबान से मुझे पापाजी मत कहा करो, पर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम हमारी लाइफ में आए थे। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल ही ओल्ड कार गिफ्ट की है। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ही देखो वो अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। तभी विजय अग्रवाल ने कहा कि कल शशिकांत की बेटी तान्या की रिंग सेरेमनी है, इस बार कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। और तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही नहीं कपड़े लेने के लिए, खर्चे की वैसे ही टेंशन कम है क्या? जो एक सदस्य और बढ़ गया वो भी हो निकम्मे नाकारा जिससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट न हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ से तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या क्या जवाब दूं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया, इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। तभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, अब क्या नसरों से ही जमीन फाड़ने का इरादा है? तुझे अभी तो बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ। चल अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए। उसे लड़के ने जल्दी से अपने हाथ पैरों को साफ पानी से धोया और अंदर की तरफ चल दिया। वो लड़का पिछले 3 साल से उस घर के सभी सदस्यों की ताने सुनते हुए आ रहा था, पर आज तक उसने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। एक दादाजी ही थे जिन्होंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो रात को अधिकतर दादाजी एक कमरे में ही सोता था। हाँ, वो सिर्फ देखने में ही गरीब लगता था और उसका शरीर की मसल टाइट थी और उसके 6 पैक एब्स भी थे और वह 6 फीट हाइट का एक हैंडसम हंक था। उसका फेस देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना गरीब भी हो सकता है। उसने अंदर आते ही विजय अग्रवाल ने उसे अपना एक कीमती सूट और व्हाइट शर्ट दी और विजय अग्रवाल ने उससे कहा, नालायक, इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। अथर्व ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहां से जाने लगा। तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों के बिलियनेयर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना, मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ दीदी भी जा रही है। उनके कपड़े तो तुम ही डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी जो कॉलेज में 2nd ईयर पास आउट हुई थी। उसके काफी अच्छे ग्रेड आए थे। वो ऐसे ही टोंट अथर्व को मारा करती थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहती थी। पर उसे भी अथर्व पसंद नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचे जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था जो अभी 1st ईयर में ही आया है। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो उसकी मसल्स और बॉडी का फैन था। वो सुबह जल्दी उठकर अपने जीजू के साथ एक्सरसाइज भी किया करता था
और पिछले 3 साल तक उसके साथ रहने की वजह से ही आज तक वो समझदार था, उसमें कोई भी गलत संगत नहीं थी। उसने भी अथर्व के साथ में रहकर अपनी बॉडी को फिट किया था। उसे भी युग को देखकर अच्छा लगता था, कोई तो है जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था। सबसे डेंजर दादी सरोज देवी थी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ दी थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी कि तुमने मेरी फूल सी पोती की जिंदगी खराब कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस की और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके रूम में रखकर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो अंदर कपड़े साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की अपने रूम में आगे की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी, उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर ही शॉक रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना कुछ सेकंड बाद अपने होश में आई और अपने आप से ही बोली, नैना तू भी पागल है, एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। अब ये रूम अकेला तेरा थोड़ी है। तभी नैना ने हिम्मत करते हुए थोड़ा गुस्से में अथर्व से कहा, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढककर जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि आज तक नैना ने कभी भी इस शादी को लेकर कोई बात नहीं की और नहीं उसे ने आज तक ये कहा कि मुझे ये शादी मंजूर है या नहीं। बस वो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नैना को हंसते देख शनाया ने आते हुए उससे कहा, दीदी आपको क्या हुआ? आज तो काफी जोर जोर से हंस रहे हो। अरे शनाया कुछ नहीं, हमारे घर में है तो सही एक बेवकूफ। उसकी हरकतें देखकर बस थोड़ी हंसी आ गई थी। शनाया ने नैना से कहा, दीदी आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो तो इतना गरीब है कि उसे तो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और हमें भी होने लगी। तभी शनाया ने कहा, दीदी आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें वक्त के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। क्या जब मेरी शादी हो रही थी तुम में से किसी ने इस बारे में कुछ बोला था? नहीं ना, तो फिर अब तुम सबको इतनी परेशान क्यों होती है? पर जब तो तुम इस बात से ही डर गए थे कि कहीं दादाजी सच में पूरी फैमिली को घर से बाहर न निकाल दे, और इस वजह से तुम सभी चुप रहे, और अब उल्टा तुम ये कहते हो कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं है। यही वजह है कि मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है जो मुझसे इस बारे में बात कर सके। तभी वहां पर आती हुई मनीषा ने, जो कि उन दोनों की माँ थी, उन्होंने कहा, बेटा तुम तो इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो। उस टाइम तो मैं दादाजी के गुस्से के बारे में पता था ना। अगर उस समय हम बेघर हो जाते हैं तो तुम ही बताओ, इस समय हम सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे होते। अपनी माँ की बात सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आता कि उसे लड़के और तुम सब में कोई फर्क नहीं है? क्योंकि अगर मैं उस समय शादी नहीं करती तो तुम भी आज उस लड़के की तरह सड़कों पर गरीबी में जिंदगी गुजार रहे होते। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों की ही कंडीशन ऐसी है तो फिर आप सभी उस लड़के को इतना सुनाते क्यों रहते हो? बेटा आज तक तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर आज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? नैना ने कहा, माँ मैं उस लड़के की तरफदारी नहीं कर रही है, यही कारण है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, आप हर बार इस मैटर के बारे में मुझसे बात करने के लिए आ जाते हो। आज के बाद कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगी और इस बारे में अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है। इतना कहकर वो रेडी होकर वहां से नीचे हॉल की तरफ निकल जाती है और जाते हुए उसने शाइना से कहा कि अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर मत कहना कि दीदी ने मुझे कुछ दिलाया नहीं। और हाँ एक बात और, अपने साथ उस सो कोल्ड अपने जीजू को भी लेकर आ जाना। माँ ये दीदी क्या कह रही है? क्या इनके कहने का मतलब ये है कि वो फटीचा भी हमारे साथ शॉपिंग पर जाएगा? मनीषा जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वो तो नैना को कोई बेइज्जत पकड़ने के लिए चाहिए होगा, इसलिए ही उसे ले जाने के लिए बोला है, नहीं तो वो भला उसके लिए क्यों बोलती। और तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उसके लिए एक 3 पीस सूट ले आना जिसमें वो ठीक ठाक लगे, नहीं तो हमारी रेपुटेशन वहां पर मिट्टी में मिल जाएगी। विराट नीचे किचन में लगा हुआ था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसके अकाउंट में अभी 60,000 रुपये आए थे, जिससे उसके अकाउंट का बैलेंस पूरे 1,20,00,000 रुपया हो गया था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव की, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने इतने सालों बाद वो आवाज सुनी थी। उस आवाज को सुनकर उसे बीते पल याद आ गए थे।
उसी समय शनाया अथर्व को नैना का ऑर्डर बताने आई थी, पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो खुद शॉक हो गई थी। अथर्व की आंखें 1 करोड़ रुपए के मैसेज को देखकर अथर्व की आंखें नम क्यों हो गई थी। आखिर अथर्व के मोबाइल पर किसकी कॉल आई थी और उस आदमी ने कॉल पर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर अथर्व की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर शनाया अथर्व को देखकर शॉक क्यों हो गई थी। एपिसोड 2, नैना की इंसल्ट। अथर्व ने मोबाइल अपने कान पर लगाया हुआ था। दूसरी तरफ से किसी की रोबदार आवाज आई। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुमने फैमिली की सभी कंडीशन पूरी कर ली है। तुम्हारा सिंघानिया फैमिली में स्वागत है। पिताजी तुम्हें बहुत याद करते हैं और वे हमेशा यही कहते थे कि मेरा पोता जरूर सभी कंडीशन को पूरा कर लेगा। तुम्हारी बहन भी आगे कहा कि बड़ी हो गई है और उसने कॉलेज भी जाना शुरू कर दिया है। वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। और तुम्हारी माँ के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, उसकी हालत तो तुम समझ नहीं सकते हो। तो अब तुम घर कब आ रहे हो। अथर्व की आंखों में आंसू थे। उसने हकलाते हुए एक ही वर्ड बोला, पापा। उसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने हमारी फैमिली के इस कठिन परीक्षा को अपनी मेहनत से पास कर लिया है। जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। मैनेजर राजवीर तुम्हें कॉल पर आगे के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देंगे। आज से तुम पर से सारी लिमिटेशंस हटा दी जाती है। पर अथर्व के मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं निकला था। ठीक है बेटा, मिलकर बात करते हैं। मुझे पता है इस समय तुम कुछ भी कहने की सिचुएशन में नहीं हो। मैं भी इस समय से गुजर चुका हूँ। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। अथर्व अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शनाया उसे अपनी दीदी का मैसेज देने के लिए आई थी। शनाया ने उसे 2 बार आवाज भी लगाई लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो आधारों को कुछ सुनाने के लिए आगे ही बढ़ी थी कि तभी उसने देखा कि अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसने फोन अपने कान पर लगाया हुआ है। ये देखकर वो शॉक रह गई थी क्योंकि आज तक 3 सालों में कभी भी उसने अथर्व को रोते हुए नहीं देखा था। वो तो यही सोच रही थी कि आज इसे क्या हुआ। आज से पहले तो ये कभी भी ऐसे नहीं रोए। शनाया सार्थक को पसंद नहीं करती थी लेकिन पता नहीं फिर भी उसे क्यों आर्थक के लिए बुरा फील हो रहा था। शनाया ने उसके पास जाकर बड़े प्यार से कहा कि तुम्हें क्या हुआ। एकदम से सनाया की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और उसके हाथ से हड़बड़ी में फोन छूट गया। उसने अटकते हुए सनाया से कहा कि क्या तुम्हें कोई काम है। सनाया ने कहा कि अगर मुझे कोई काम होगा तो ही मैं तुम्हें बोल सकती हूँ। दीदी ने कहा है कि वो शॉपिंग पर जा रही है और उन्होंने तुम्हें भी आने के लिए कहा है। ये सुनकर तो तारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया था। उसने वार्डरोब से एक जीन्स की पैंट निकाली और एक टी शर्ट पहनकर वो 5 मिनट में ही रेडी होकर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मनीषा जी ने कहा कि मेरी बेटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी तक बाहर हमने किसी को ये नहीं बताया है कि तुम हमारे दामाद हो। उसने सिर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी ऐसा ही होगा। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकाला गया क्योंकि उसे पता था कि अगर मम्मी जी स्टार्ट हो गई तो वो जल्दी से रुकने का नाम नहीं लेगी। सनाया तो अपनी मस्ती में आ रही थी। वो सोच रही थी कि अभी अथर्व थोड़ा टाइम लगाएगा। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर आप तरफ रो क्यों रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया था, पर उसे इतना पता चल गया था जरूर कोई तो बात है। पर वो ये बात अथर्व से कैसे पूछे। उसने कहा, मुझे आखिर उसके लिए क्यों फर्क पड़ रहा है। छोड़ उसकी बातें, हाँ एक बार ये बात दीदी को जरूर बता दूंगी। जैसे ही शनाया बाहर पहुंची वो अथर्व को देखकर हैरान रह गई थी। उसने कहा, ये बेवकूफ इतनी जल्दी कैसे आ गया। आज तो जरूर दीदी से डांट पड़ेगी। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सनाया जल्दी से दौड़कर आई और कार में बैठ गई। उसके बाद अथर्व पीछे बैठने लगा, लेकिन नैना ने कहा कि मैं तुम लोगों की ड्राइवर नहीं हूँ जोगी, तुम पीछे बैठोगे और मैं तुम्हें ले चलूंगी। इतना सुनते ही अथर्व जल्दी से पीछे का डोर बंद करके आगे की तरफ बैठ गया। लेकिन अथर्व हमेशा शांत रहता था। उसकी आज तक भी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नैना के सामने उसे नजर उठाकर देख सके, और वो पूरी रात नैना को निहारता रहा था जब वो सो जाती थी। वो एक दिन दादाजी के पास सोता था और एक दिन नैना के कमरे में, लेकिन वह हमेशा ही फर्श पर सोता था और उसने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की थी। हालांकि नैना ने उससे कभी नहीं कहा था कि तुम फर्श पर सोओगे। उसने शादी की पहली रात ही एक पतली सी चादर उठाई और साइड में फर्श पर ही सो गया। ये देखकर नैना को बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह लड़का इतना इनोसेंट भी हो सकता है। पहले तो उसने सोचा कि ये कहीं इसका कोई ड्रामा तो नहीं है, लेकिन दिन बीतते चले गए और उनकी शादी को काफी टाइम हो गया था। तब जाकर नैना को यकीन हुआ था कि उस लड़के का नेचर ही ऐसा है। आज जब अथर्व पूरे रास्ते साइड विंडो से बाहर की तरफ देखता हुआ जा रहा था तो नैना को उसकी पुरानी बातें याद आ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नैना सोच रही थी कि इस बुद्धू का क्या होगा। सभी सिटी के सबसे बड़े मॉल में पहुंच चुके थे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था एस ग्रुप शॉपिंग हब। आज तक भी किसी को नहीं पता था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। नाना ने कार को पार्किंग में लगाया और वहां से शनाया के साथ सीधे लिफ्ट की तरफ जाने लगी। अथर्व भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तीनों लिफ्ट से होते हुए मॉल में चले गए थे। सार्थक कपड़ों से देखने में ही मिडिल क्लास लग रहा था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नैना दिखने में एक एलिगेंट लड़की लगती थी।
उसने इस टाइम एक ब्राउन टॉप और व्हाइट जीन्स पहनी हुई थी। वो जहाज से भी निकाल दी थी। एक बार लड़के उसे मुड़कर जरूर देखते थे। और एक अथर्व था जो आज तक भी उसे नजर उठाकर नहीं देखता था और न उसे कुछ भी कहती थी तो अथर्व सिर झुकाकर मान लेता था। अग्रवाल फैमिली में नैना और युग दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी भी अर्थव की इंसल्ट नहीं की थी। वो तीनों एक ब्रांडेड लेडीज डिपार्टमेंट में चले गए थे। वहां पर नैना ने कुछ ड्रेसेस ट्राई किए पर हर बार वो अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन अपनी तिरछी नजरों से नोटिस कर रही थी। शनाया और सेल्स गर्ल सभी नैना को हर ड्रेस में ब्यूटीफुल बता रही थी लेकिन अभी तक नैना ने कोई ड्रेस सिलेक्ट नहीं की थी। तभी सेलेशल ने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस स्लीवलेस ड्रेस दिखाई। उसे देखकर ही विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जो नैना ने देख ली थी। जैसे ही नैना उस ड्रेस को ट्राई करके एक्सचेंज रूम से आई तो अथर्व की नजरें तो उसी पर ठहर गई। नैना उस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर अथर्व के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो ड्रेस नैना पर इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। नैना ने तिरछी नजरों से सब कुछ नोटिस कर लिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व की चॉइस इतनी बेस्ट हो सकती है। शनाया ने कहा, दीदी आपकी चॉइस एकदम बेस्ट है। अगर आपकी जगह में होती तो अब तक दोनों में से ही कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लेती थी क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक थी। लेकिन आपने जो ड्रेस सिलेक्ट किया है उससे अच्छा इस शॉप में कुछ भी नहीं है। तभी सेल्स गर्ल ने कहा, मैं ये हमारा सबसे न्यू कलेक्शन है और ये आज ही सिंगल पीस आया है। मैडम ये ड्रेस पूरे 15 लाख की है। मैंने इससे पहले इसलिए नहीं दिखाया था कि पता नहीं आप इसे अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। नैना एक समझदार लड़की थी। उसने प्राइस सुनकर उस लड़की से कहा, नहीं मैं इतनी महंगी तरह सपोर्ट नहीं कर सकती, आप मुझे कुछ और दिखाइए। अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि पैसों की वजह से उसकी वाइफ उस ड्रेस को नहीं ले रही थी पर इस समय अथर्व कुछ नहीं कर सकता था। जब सनाया ने उस ड्रेस के लिए मना किया था तो उस सेल्स गर्ल का भी मुंह बन गया था। उसने बड़े धीरे से कहा कि जब औकात ही नहीं है तो फिर शॉपिंग करने के लिए आते ही क्यों है, हमारा टाइम और वेस्ट करते हैं। वहां पर कुछ कपल्स और आए हुए थे, वो भी उन तीनों को देखकर हंस रहे थे। उन्होंने भी उस सेल्स गर्ल की बात सुनी थी। बाकी की सेल्स गर्ल उनको अटेंड करने में बिजी थी। उन तीनों ने भी उस सेल्स गर्ल की बात सुन ली थी। अथर्व को उस सेल्स गर्ल पर काफी गुस्सा आया था पर उसने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। शनाया ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम किससे औकात की बात कर रही हो? मेरी दीदी अग्रवाल ग्रुप की होने वाली सीईओ है और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ से ऊपर का है और उन्हें सालाना 50 लाख से ज्यादा का इंसेंटिव मिलता है। वो सेल्स गर्ल शनाया को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। तभी अथर्व का फोन पर रिंग हुआ। जैसे ही अथर्व ने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला उसे देखकर उस सेल्स गर्ल की मुस्कुराहट और बढ़ गई। अथर्व कॉल को रिसीव करते हुए बाहर चला गया और कुछ मिनट बाद ही वो अंदर आ गया था। इतने में ही नैना ने दूसरी ड्रेस पसंद कर ली थी। उसकी कीमत भी 75,000 रुपीज थी पर जब उसने हत्यारों को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नैना को कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। उसमें से एकदम से नैना से नजरें मिलाई लेकिन तभी उसे याद आ गया कि वो कौन है। एकदम से उसने अपनी नजरें नैना पर से हटा ली। पर नैना कोई छोटी बच्ची थोड़ी थी जो कि उसे अथर्व के चेंज हुए बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा। वो हमेशा अथर्व की छोटी से छोटी की आदतों पर ध्यान दिया करती थी। बेशक ये बात अथर्व को नहीं पता थी। नैना ने शनाया से कहा कि तुम्हें भी कुछ पसंद करना है तो यहाँ से ले सकती हो। सनाया ने कहा, दीदी मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे इस मॉल से कुछ नहीं लेना था जिसकी सेल्स गर्ल को ही तमीज नहीं है कि कस्टमर्स से कैसे बात करते हैं। तभी वहां पर एक हैंडसम आदमी आया। शनाया तो उस आदमी को देखते ही रह गई लेकिन सेल्स गर्ल उस आदमी को देखकर डर गई थी क्योंकि अभी तो उसने उन कस्टमर से बदतमीजी की थी। उस सेल्स गर्ल को ये नहीं पता था कि वो आदमी कौन था पर उसने एक बार उस आदमी को इस मॉल के मैनेजर की क्लास लगाते हुए देखा था। वो तो उस आदमी को इस मॉल का ओनर समझती थी। उसने आते हुए अथर्व को देखकर नजरें झुकाई जिससे साफ पता लग रहा था कि वो अथर्व को ग्रीट कर रहा था। पर ये बात नैना ने नोटिस कर ली थी। उसने ये सोचकर इस बात को इग्नोर कर दिया था कि शायद उसका कोई वहम होगा। उस आदमी ने वहां पर आकर कहा कि आज मैं सभी जगहों पर जाकर कस्टमर्स से ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी को हमारे मॉल की तरफ से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है और आप सभी इस मॉल की सर्विस के लिए कितनी रेटिंग्स देना पसंद करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप सभी मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर तो वह सेल्स गर्ल और ज्यादा डर गई थी और बाकी सेल्स गर्ल की भी हालत खराब हो गई थी और शनाया को तो यही मौका चाहिए था। उसने उस हैंडसम आदमी से कहा कि सर अगर आप इस मॉल के ओनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके मॉल के वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और न ही इनको कस्टमर्स के साथ बिहेव करना आता है और इन लोगों को कस्टमर की इंसल्ट करने और उन पर हंसने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मैनेजर राजवीर था। उसने कहा, मैं इसमें आपकी बात नहीं समझा। शनाया ने कहा कि यहाँ के वर्कर कहते हैं कि हम लोगों की औकात नहीं है यहाँ से शॉपिंग करने की। अगर हम अपना बजट देकर चलते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी औकात नहीं है? मिस्टर राजवीर ने कहा, सॉरी आपको इस मॉल में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा।
तभी वहां पर एक लड़की ने आते हुए कहा कि उस सेल्स गर्ल ने गलत ही क्या कहा, अगर किसी की औकात नहीं है यहाँ से कपड़े खरीदने की तो बेवजह इन सेल्स गर्ल को परेशान क्यों करना। वो लड़की नैना की खूबसूरती को देखकर जलन से भर गई थी और यही कारण था कि वह उसकी इंसल्ट करना चाहती थी। आखिर इस मैटर को राजवीर कैसे सॉल्व करेगा, और वह लड़की कौन थी जो वहां पर नैना की इंसल्ट करने के लिए आई थी? क्या अथर्व लड़की से नैना की इंसल्ट होने से रोक पाएगा? क्या नैना को अथर्व? एपिसोड 3 नैना की इंसल्ट का बदला। राजवीर सोच रहा था कि अभी ये लेडी क्यों बीच में आ गई। उसने बड़े रोबदार तरीके से कहा, मिस आपकी तारीफ, क्या यहाँ के स्टाफ से आपको भी कोई परेशानी है? वो लड़की कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसे लड़की का नाम रुचि खन्ना था। उसने कहा, नहीं, यहाँ का स्टाफ काफी अच्छा है और उन्होंने आज तक मुझे परेशान नहीं किया है। ये सुनकर उस सेल्स गर्ल के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, सर ये लोग हमें काफी टाइम से परेशान कर रहे थे। उनको यहाँ से लेना तो कुछ था नहीं और हमारी न्यू एडिशन ड्रेस को भी ट्राई कर लिया। मैंने इन्हें बताया था कि वह काफी महंगी है, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती उस ड्रेस को ट्राई किया और जब लेने की बात आई तो इन्होंने मना कर दिया। मिस्टर राजवीर ने उस लड़की से कहा, मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी? यह सुनकर सेल्स गर्ल चुप हो गई। मिस्टर राजवीर ने रुचि खन्ना से कहा, मैं अगर आपको सेल्स गर्ल से कोई परेशानी नहीं है तो आप अपनी शॉपिंग पर ध्यान दे सकती है। आपको किसी दूसरे के मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर तो रुचि खन्ना और ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने राजवीर से कहा, तुम दो कोडी के मैनेजर होकर मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उस लड़की ने राजवीर पर हाथ उठाया ही था कि तभी दो पर्सनल गार्ड जल्दी से आ गए और उस लड़की को पकड़ लिया। उन बॉडी बिल्डर गार्ड को देखकर रुचि खन्ना डर गई थी। कभी मिस नेहरा ने कहा, थैंक यू, पर हमें यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चाहिए और हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी मिस्टर राजवीर ने कहा, मैडम सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए क्योंकि मेरे बदतमीज वर्करों की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। तभी राजवीर ने उस सेल्स गर्ल से कहा, तुम्हारे मैनेजर कहाँ पर है? ये सुनकर रुचि खन्ना भी हैरान रह गई थी क्योंकि वह तो उस आदमी को वहां का मैनेजर समझ रही थी। ये खबर सिक्योरिटी ने पहले ही मॉल के हेड मैनेजर रितेश मिश्रा को दे दी थी कि मॉल में मिस्टर राजवीर विजिटिंग के लिए आए हैं। रितेश मिश्रा जल्दी से वहां पर आया। उसकी सांस फूली हुई थी। उसे देखकर पता लग रहा था कि वह काफी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने जल्दी से अपने माथे का पसीना रुमाल से पोंछते हुए कहा, राजवीर सर, आप यहाँ पर, आपने बताया नहीं कि आप विजिटिंग के लिए आ रहे हैं। राजवीर ने कहा, क्या मुझे कहीं भी आने से पहले तुम्हें बता कर आना पड़ेगा? रुचि खन्ना चिल्लाते हुए राजवीर से बोली, तुम मुझे जानते नहीं हो। उसके साथ आए लड़के ने कहा, आखिर तुम हो कौन? तुम जानते भी हो तुमने किससे उलझने की कोशिश की है? मैं बजाज फैमिली से हूँ। तुम्हारा ये मॉल में 1 मिनट में बंद करवा सकता हूँ। राजवीर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड ने उन दोनों को मॉल से बाहर निकाल दिया। इतनी इंसल्ट आज तक उनकी कभी नहीं हुई थी। रुचि खन्ना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने गुस्से में किसी को कॉल लगाई और सारी घटना के बारे में बता दिया जो उसके और आर्यन के साथ हुई थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हो। आर्यन भी फॉर्म से आती हुई आवाज को सुन रहा था। उसी समय आर्यन ने रुचि के हाथ से मोबाइल के कर कहा, अंकल उसका नाम राजवीर है। ये नाम सुनकर एक बार के लिए मिस्टर खन्ना का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा कि कौन सा मॉल बताया तुमने? आर्यन ने कहा, ये कोई एस ग्रुप का शॉपिंग मॉल है। ये सुनकर मिस्टर खन्ना की हालत खराब हो गई थी। उसने अपना पसीना पोंछते हुए आर्यन से कहा, बेटा मैं वहीं पर आ रहा हूँ और मैं मिस्टर बजाज को भी इस बारे में बता दूंगा। और याद रखना, तुम्हें हमारे आने से पहले कुछ भी नहीं करना है। आर्यन बजाज को ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा कि करना अंकल ये सोचकर डर गए होंगे कि मैं इस मॉल में कोई तोड़फोड़ ना कर दूं। राजवीर की बात सुनकर सेल्स गर्ल ने कहा, सर मैडम अभी किसी पर्सनल काम से बाहर गई है, वो अभी आती होंगी। ये सुनकर राजवीर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। राजवीर ने कहा, आज से तो मैं और तुम्हारी मैडम को यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी को तुम्हारा रेसिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। ये सुनकर मिश्रा काफी डर गया था। उसने सोचा कि उसकी नौकरी भी गई। तभी राजवीर ने कहा, मिश्रा इन सबका हिसाब क्लियर करके इन्हें यहाँ से निकालो। और याद रहे, आगे से सभी सेल्स वर्कर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आगे से मुझे ये गलती दोबारा दिखाई दी तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने उस सेल्स गर्ल से वो ड्रेस मंगाई जिसके लिए उसने नैना को इतना सुनाया था। नैना ने कहा, सर मुझे इस सेल्स गर्ल से कोई परेशानी नहीं है। तभी वो सेल्स गर्ल रोते हुए उस ड्रेस को लेकर आ गई थी। राजवीर ने नैना से कहा, मिस आप सभी से मैं इस मॉल की तरफ से माफी मांगता हूँ और आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। राजवीर ने वो ड्रेस मिस नैना को देते हुए कहा, मिस ये हमारी तरफ से आपके लिए। मिस नैना ने कहा, सर मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। मिस्टर राजवीर ने कहा, मिस ये सरप्राइज गिफ्ट आज का विनिंग प्राइज था।
इस ड्रेस के लिए हमारे सभी मॉल्स में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी इस ड्रेस को सबसे पहले ट्राई करेगा उसे ये ड्रेस गिफ्ट में दी जाएगी और आज अपने सबसे पहले ये ड्रेस ट्राई की थी। ये सुनकर शनाया तो काफी खुश हो गई थी, लेकिन नैना ने कहा सर मुझे पता है ये आप अपोलॉजी के लिए मुझे देना चाहते हैं और इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस्टर राजवीर ने अपने फोन से उस ड्रेस की एक प्रोफाइल निकाल कर दिखाई जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था सरप्राइज विनिंग गिफ्ट और उस पर वही ड्रेस छपी हुई थी। पर उस पर एक जेम्स सूट भी था जो उसी के मैचिंग का था। उसकी कीमत 35 लाख रुपया थी। अगर कस्टमर अपने हस्बैंड के साथ आया है तो उसे साथ में ये 3 पीस सूट भी दिया जाएगा जो उसी ड्रेस के मैचिंग का था। ये देखकर सेल्स गर्ल भी हैरान हो गई थी। उन्हें भी नहीं पता था कि आज ऐसा कोई सरप्राइज गिफ्ट मॉल की तरफ से था, नहीं तो वे अपने किसी जानकार को बुलाकर उस ड्रेस को ट्राई कर सकते थे। और मिस्टर राजवीर ने आगे कहा कि इस बारे में किसी को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि कोई भी अपने रिलेटिव्स को ड्रेस दिलवाने के लिए ट्राई न करवाए। अब नैना को भी उसकी बातें समझ आ गई थी। सनाया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। लेकिन तभी राजवीर ने कहा मिस किया ये आपके हस्बैंड है, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस से मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहां पर खड़े सभी सेल्स गर्ल का मुंह हैरानी से फटा रह गया। शनाया को समझ नहीं आया कि वह इस बारे में क्या बोले। अथर्व भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में नैना क्या बोलेगी क्योंकि वो खुद पिछले 3 साल से नैना को समझने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो थी, जितना वो नैना को जानता था इतना उसे कोई नहीं जानता था क्योंकि उसके दिल कह रहा था कि नैना उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, पर उसके दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई थी। लेकिन तभी नैना ने कहा जी ये मेरे हस्बैंड है और इनका नाम मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। ये सुनकर तो अथर्व के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई और उसके बाद एक गार्ड बाहर से वो सूट भी लेकर आ गया। उन ड्रेसेस को शनाया ने अथर्व के हाथों में दिया और वो तीनों वहां से निकलने लगे। तभी नैना ने मिस्टर राजवीर से कहा सर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। मिस्टर राजवीर ने कहा कहिए मैं आप क्या कहना चाहती है। सर आप इस टॉप को जोर से मत निकालिए क्योंकि ऐसे तो ये जहां भी जाएंगी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दें कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कॉस्ट्यूमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कॉस्ट्यूमर्स की वैल्यूज और मोरल ड्यूटीज के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद नैना वहां से निकल गई। शनाया को वो ड्रेस काफी पसंद आई थी जो नैना ने पहले खरीदी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं लिया। नैना ने जेंट्स फुटवियर से 60,000 के ब्रांडेड शूज लिए। सनाया और अथर्व दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज नैना ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज भी अथर्व के शूज के बराबर था, पर उसने अथर्व से पूछा ही नहीं था कि तुम में कितने साइज का शूज आता है। इसलिए अथर्व को पता था कि नैना ने ये सोच किसी और के लिए खरीदे हैं। वो सभी वहां से लिफ्ट के पास जा रहे थे, तभी उन्होंने 2 अंधेर उम्र के आदमियों को उस कपल के साथ आते हुए देखा जो अभी मॉल में उनकी इंसल्ट कर रहे थे। उन्हीं में से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा नैना बेटा तुम यहाँ पर। नैना ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहा कि खन्ना अंकल आप जानते ही है कि कल कन्या की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। मिस्टर खन्ना ने कहा बेटा मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस नालायक को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा पापा ये कौन है। आर्यन भी वहां पर चुप खड़ा हुआ था। मिस्टर खन्ना ने कहा बेवकूफ लड़की, अभी जो तुमने किया है पता नहीं उसकी भी तुम्हें माफी मिलेगी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं सुधरेंगे और एक इस लड़की को देखो, जानती हो बिजनेस वर्ल्ड में इसका कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में आने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही है, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है, जबकि वहां पर इसे सिर्फ नॉर्मल पैकेज ही दिया गया है जो कि 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का है। ने पहले ही उन दोनों का फेस उतरा हुआ देख लिया था, पर वो सोच रही थी कि इनकी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई है इसलिए इन दोनों का फेस उतरा हुआ है, पर उसे अब समझ में आया था कि उन दोनों को मिस्टर खन्ना ने डांट लगाई है। नैना ने कहा अंकल जी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं और अभी तो इनकी कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है, वक्त आने पर ये खुद ही समझदार हो जाएंगे, आप इन्हें ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी क्योंकि उसने नैना की इतनी साल की थी और ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो आज तो वो उसे जान से ही मार देंगे। वो पहले ही इस बात से काफी गुस्सा है कि उन्होंने मिस्टर राजवीर को नाराज कर दिया था। उन्हें राजवीर के बारे में अपने पापा से पता चला था। मिस्टर खन्ना ने कहा नैना बेटा ये तुम्हारे साथ कौन है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा अंकल जी ये मेरी छोटी सिस्टर है सनाया और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर 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 और लाइक on my story on YouTube. Please subscribe my channel, give likes on episodes, give likes.
ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शौक रह गए, क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो नैना का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। एक बार के लिए तो उनके मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकला। फिर हिचकते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों से मिलकर हमें अच्छा लगा। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन सी बड़ी फैमिली से था। दूसरी तरफ अथर्व और शनाया दोनों ही नैना के वर्ड सुनकर शॉक थे। उन्होंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नैना अपने रिलेशन को ऐसे किसी के सामने जाहिर करेगी। जब तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए नैना ने उसे अपने हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। अथर्व को वहां पर देखकर मिस्टर राजवीर भी वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर अथर्व आप अभी तक गए नहीं। उसके वहां आने का रीजन रुचि खन्ना थी, क्योंकि उसने दूर से ही रुचि खन्ना को वहां पर देख लिया था। अथर्व ने कहा, हम बस जा ही रहे थे। तभी मिस्टर राजवीर ने कहा, ये लड़की फिर से आपको परेशान तो नहीं कर रही है। ये सुनकर मिस्टर खन्ना को एक और बड़ा शॉक लगा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यही मिस्टर राजवीर है। मिस्टर खन्ना ने एक बार ये कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, आप ही मिस्टर राजवीर है? मिस्टर राजवीर ने कहा, जी हाँ बताएं, आपको कोई परेशानी है? उन दोनों ने तुरंत ही अपने बच्चों के लिए माफी मांगते हुए कहा, साथ इनसे गलती हो गई। आखिर मिस्टर राजवीर वहां पर कैसे आए थे? क्या उस ड्रेस को सच में ही सरप्राइज गिफ्ट के रूप में रखा गया था, या इसके पीछे भी कोई वजह थी? आखिर मिस्टर खन्ना को जब अथर्व के बारे में पता चलेगा कि वह एक मिडिल क्लास है तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो भी अथर्व की इंसल्ट करेंगे? एपिसोड 4, नैना की आंखों में आंसू। ये अभी बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं है कि बाहर कैसे बिहेवियर किया जाता है। पर मिस्टर राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए मिस नैना से कहा, मिस नैना क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं? तभी मिस नैना ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो मुझे काफी अच्छे से जानते हैं और ये इस शहर के काफी जाने माने आदमी है। आपने खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा। मिस्टर राजवीर ने थोड़ा सा याद करते हुए कहा, हाँ मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है, तो ये उसी के होना रहा है और यह काफी अच्छे आदमी है। जब नैना ने उनका इंट्रोडक्शन दिया तब जाकर राजवीर ने उनको ग्रीट किया। वहां पर सभी को ये देखकर समझ नहीं आया कि मिस्टर राजवीर नैना की इतनी ही रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। मिस्टर बजाज ने कहा कि सर हमारे बच्चों नासमझ है जो उन्होंने आपको परेशान किया। मिस्टर राजवीर ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपके बच्चों की नासमझी किसी दिन उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मिस्टर खन्ना ने कहा, सर आगे से हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इस बार आप उनको माफ कर दीजिए। मिस्टर राजवीर ने कहा कि उन्होंने मिस नैना को परेशान किया है तो माफी आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको माफ कर देती है तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। वो तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मिस्टर राजवीर का नैना से क्या रिलेशन है। नैना तो यही सोच रही थी कि मिस्टर राजवीर अपने कस्टमर का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने मॉल में बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम से नैना ने कहा, अंकल आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों से नाराज नहीं हूँ और ये भी मेरे लिए शनाया की तरह ही है। नैना की बात सुनकर मिस्टर राजवीर ने कहा, अगर नाना जी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर राजवीर वहां से चले गए। अब जाकर उन दोनों की टेंशन खत्म हुई थी। उन्होंने कहा, नैना बेटा थैंक यू हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए। नैना ने कहा, आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? तभी मिस्टर बजाज ने कहा, पिता वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उनसे मिलने के लिए महीनों पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये सुनकर नैना को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मिस्टर बजाज ने कहा कि बेटा तुमने सिंघानी ग्रुप का नाम सुना है? अंकल जी आप किस सिंघानिया ग्रुप की बात कर रहे हो? बेटा पूरे वर्ल्ड में एक ही तो सिंघानिया फैमिली है। नैना ने कहा, अंकल जी आप कहीं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो? मिस्टर बजाज ने कहा, हाँ बेटा ये मिस्टर राजवीर उन्हीं से रिलेटेड है। ये सुनकर सनाया और नैना दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इतना पावरफुल आदमी उनसे ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी नैना का मोबाइल रिंग होने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा दर पर इंतजार कर रही हूँ और मुझे बुलाकर तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई। नैना ने कहा, यार मैं अभी आ रही हूँ। नैना ने उन दोनों से जाने की परमिशन ली। उसके बाद वो शनाया और अथर्व के साथ वहां से पार्किंग के लिए निकल गई। आज अथर्व की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज नैना ने उसे 2 बार हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस किया था। ये अथर्व के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो कार में बैठे हुए मुस्कुरा रहा था। नैना भी उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि अब इसे क्या हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी में ही शनाया ने कहा, दीदी आपने उस सर्स गर्ल की इतनी बदतमीजी को क्यों टॉलरेट किया? आप उस ड्रेस को खरीद कर उसका मुंह भी तो बंद कर सकती थी। शनाया की बात सुनकर नैना ने कहा, तुम अभी इस बात को नहीं समझोगी। ऐसी कंडीशन तो तुम्हारी लाइफ में आती ही रहेगी, लेकिन चलो अभी तो हम उस ड्रेस को अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है
कि वो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो, और तब हम क्या करेंगे। इसलिए इन छोटी बातों को अपनी इंसल्ट नहीं समझना चाहिए। आखिर वो लोग होते कौन हैं जो हमें जज करेंगे। हमें तो अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीना पसंद करेंगे। अपनी वाइफ की सोच देखकर अथर्व के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, माय वाइफ, नथिंग इन द वर्ल्ड विल बी आउट ऑफ योर रीच एंड नाइदर विल आई हैव टू फेस सच अ सिचुएशन बिकॉज नो वन हैज द गट्स टू इंसल्ट द डॉटर इन लॉ ऑफ द सिंघानिया फैमिली। वो सभी अग्रवाल मेंशन के सामने पहुंच गए थे। वहां पर दो मेंशन जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही मेंशन बहुत अट्रैक्टिव थे। एक विजय अग्रवाल का मेंशन था और दूसरा शशिकांत का मेंशन था। एक मेंशन के सामने चमचमाती हुई और कार खड़ी थी जो शशिकांत के दामाद ने उसे गिफ्ट की थी। अथर्व ने कार से शॉपिंग बैग निकाले, उन्हें लेकर नैना और शनाया के साथ चल दिया। मेंशन के बड़े से हॉल में सोफे पर एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर सनाया ने कहा, जिया दीदी आप कब आए। जिया ने कहा, तो मैं शॉपिंग से फुर्सत हो तो हमारी याद आए। नैना ने कहा, अच्छा तुम तो ऐसे कह रही हो जैस कि मैंने तुमसे चलने के लिए बोला ही ना हो। तभी जिया ने कहा, तुम आज शॉपिंग के लिए इस गाड़ी के महान आदमी को लेकर गई थी, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करती। नैना ने कहा, जिया अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस मैटर में मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। एक तो मैं पहले ही आज काफी थक गई हूँ और ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खाने लगी। तभी वहां पर मनीषा जी ने आते ही चिल्लाते हुए कहा, खड़ा खड़ा हम सबका मुंह क्या देख रहा, जा सब के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लेकर आ। मुझे लगता है कि आज तुम बाहर क्या चले गए, तो मैं भी बाहर की हवा लग गई है जो ऐसे खड़े हो। अथर्व ने धीरे से कहा कि मॉम मैं अभी कॉफी लेकर आया। वो जल्दी से नैना के रूम में शॉपिंग बैग रखने के लिए चला गया और वहां से आकर किचन में कॉफी बनाने लगा। नैना बेटा, एक तो इसका पूरा दिन ये नहीं पता था कि ये रहता था और न ही इसने आज तक घर में एक भी रुपया खर्चे में दिया है। ऊपर से इसके नखरे इतने बढ़ गए कि अब ये संडे के दिन भी काम नहीं करता। पर नैना ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मनीषा जी ने जिया से कहा, बेटा तुम ही इसे समझाओ, अभी उसकी उम्र ही क्या है, तुम्हें पता है इसके लिए काफी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, पर ये इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चलता रहता है। जिया ने कहा कि आंटी मैं इसे काफी बार समझा चुकी हूँ और मेरी बातों को इन पर कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा ये मुझसे नाराज और हो जाती है। तभी अथर्व कोल्ड कॉफी लेकर आ जाता है। वो भी सारी बातों को सुन रहा था। उसको तो यही बातें सुनते हुए 3 साल बीत गए थे, पर आज तक नैना ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अथर्व के हाथ की कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते ही नैना को बड़ा अच्छा लगा। उसे अथर्व के हाथ की बनाई हुई सभी चीजें पसंद आती थी और अथर्व भी चोरी छुपे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख लेता था, जिससे उसे बड़ा सुकून मिलता था। जिया ने कहा, आंटी वैसे ये कॉफी तो अच्छी बना लेता है। मनीषा जी ने कहा, लेकिन कॉफी बनाने से पेट तो नहीं भर जाता। आंटी वैसे को ही तो हमारे ऑफिस का वॉचमैन भी बना लेता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी अच्छी कॉफी से मैं उससे शादी कर लूं। पर इस बुद्धू को मैं ये बात कैसे समझाऊं। अर्थ वह भी जिया के तानों को सिर झुकाकर सुन रहा था। उसे ऐसे देखते नैना के अंदर एक अलग ही फाइट चल रही थी, जैसे कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाह रही है। नैना इन रोज रोज के बातों से तंग आ चुकी थी, पर वो किसी को ये नहीं बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। उसने सभी को इग्नोर किया और अपने कमरे में जाने लगी है। ये देखकर जिया ने कहा, देखो आंटी हो गई न ये मुझसे नाराज, इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे इस मैटर में नहीं पड़ना। जाते हुए नैना ने थोड़ी धीरे से कहा कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर अथर्व किचन में चला गया और नैना ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अथर्ववेद ने वेजिटेबल राइस, पुलाव और छोले बना दिए थे। ये नैना का फेवरेट फूड था और उन्हें लेकर जल्दी से ऊपर के कमरे में चला गया। साथ में वेजिटेबल रायता और सलाद भी ले ली थी। जैसे ही उसने कमरे पर नोक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अथर्व ने सिर झुकाए हुए ही खाने की टेबल पर रखा और जल्दी से वहां से निकल गया। ये देखते नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे खाने की आती हुई खुशबू से पता चल गया था कि आज खाने में क्या है। उसने काफी अच्छे से खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लौट गई। कुछ देर बाद जया भी वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब नैना उससे कोई बात नहीं करने वाली। अब कल तक तो उसका कोई चांस नहीं था कि वह नैना से कुछ भी पूछ सके। रात को अर्थर दादाजी के पास ही सोया था, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। नैना को भी पता था कि अथर्व उनका कितना ख्याल रखता है। अगली सुबह का वक्त मिस्टर विजय अग्रवाल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कहाँ मर गया निकम्मा। तभी सीढ़ियों से दौड़ता हुआ अथर्व जल्दी से विजय अग्रवाल के पास आया और सिर झुकाकर बोला, क्या हुआ पापाजी। विजय कुमार ने कहा कि पापाजी के बच्चे, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया, कल पूरी रात छत पर पानी कूदता रहा, क्या तू उसे बंद नहीं कर सकता था। लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं कहा। इससे विजय कुमार का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा कि तू कमाता धमाका तो है नहीं, लेकिन कम से कम इस बार के वेस्टेज खर्चे को तो बचा लिया कर। नैना वहीं पर आ रही थी, तभी उसने कहा कि मोटर रात को मम्मा ने चलाई थी, उनसे पूछा।
आज ये पहली बार था कि नैना उसके सपोर्ट में कुछ बोली थी। तभी मनीषा जी ने कहा, बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, शायद मेरे याद नहीं रहा, पर ये तो उस मोटर को बंद कर सकता था ना। नैना ने कहा, मॉम जब आप रात के 2 बजे मोटर चलाओगे तो उसे कौन बंद करेगा। मनीषा जी को नहीं पता था कि ये बात नैना को पता थी। इस बात पर वो खिसियानी हो गई थी। उसने विजय अग्रवाल से कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं, पता है ना आज तानिया बिटिया की सगाई है, अच्छे काम में सुबह सुबह क्यों अपना माइंड अपसेट करना। ये सुनकर विजय अग्रवाल ने उस बात को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि सारी गलती मनीषा की है और वो ऐसा काम करती रहती थी जिससे अथर्व को सुबह उठते ही डांट पड़े। विजय कुमार ने नैना से कहा, बेटा मुझे पता चला कि तुम कल शॉपिंग के लिए गई थी, क्या इसको कोई ढंग के कपड़े दिलाए। नैना ने कहा, हाँ पापा मैंने कपड़े ले लिए थे। विजय कुमार ने गुस्से में अथर्व को घूरते हुए कहा कि आज पार्टी में हमारी नाक मत कटवा देना, और तुम एक साइड में ही बैठ जाना ताकि किसी की तुम पर नजर न पड़े, और बाकी मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे वक्त को बीत गया, पता ही नहीं चला। शाम का वक्त हो गया था पर नैना अभी तक कंपनी से नहीं आई थी। अथर्व को समझ नहीं आया कि नैना कहाँ रह गई। सभी रेडी होकर 7 स्टार रिजॉर्ट के लिए जा चुके थे। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे पता लगाएं कि नैना इस वक्त कहाँ पर है। पता नहीं क्यों अथर्व को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। तभी मैंसन का डोर ओपन हुआ। अथर्व हॉल में ही नैना का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर हड़बड़ी में आते हुए नैना पर पड़ी। आज पहली बार था कि अथर्व ने पहली बार अपना सिर नहीं झुकाया था, क्योंकि नैना को हड़बड़ी में आते हुए देख उसे कुछ ठीक नहीं लगा। जैसे ही उसकी नजर नैना की नजरों से मिली तो नैना की आंखों से आंसू बह गए। नैना ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और वो अपने रूम में चली गई। पर अथर्व ने उसकी कलाई पर एक खरोंच का निशान देख लिया था, जिससे उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया। उसने किसी को कॉल करके कहा कि मुझे आज अपनी वाइफ की सारी डिटेल चाहिए, वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओक सर मैं जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको बताता हूँ। आखिर नैना को क्या हुआ था, क्या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, क्या अथर्व नैना की परेशानी के बारे में पता लगा पाएगा। नैना की परेशानी के बारे में अथर्व को पता चलेगा तो वह क्या करेगा। क्या अथर्व और नैना आज के फैमिली फंक्शन में जाएंगे। एपिसोड 5 रिंग सेरेमनी। अथर्व टेंशन में हॉल में ही इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या है। उसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट हो गए थे। तभी उसे अपने पास से आवाज आई, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अथर्व नैना की आवाज सुनकर एकदम से चौंक गया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो नैना वहां से मैं दूर की तरफ जा रही थी। नैना ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो वे मॉल से लेकर आए थे। अथर्व भी जल्दी से ऊपर जाकर 10 मिनट में रेडी होकर आ गया था। नैना अपनी कार में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने अथर्व को बाहर आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए थे। अथर्व मेन डोर को लॉक करके चाबी गार्ड को देकर कार में आकर बैठ गया था। वो दोनों आधे घंटे में एक शानदार रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। उन्होंने फंक्शन वाले एरिया में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड दिखाया। उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। आज अथर्व का ध्यान सिर्फ नैना के उदास चेहरे पर था। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो नैना ने अथर्व का हाथ पकड़ लिया था। अथर्व को इस बात से हैरानी हुई पर वह समझ नहीं पाया कि आखिर नैना ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े लड़कों पर गई जो नैना को घूर रहे थे। वो दोनों उन लड़कों को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए। अथर्व को नैना के हाथों में एक कपकपी सी फील हो रही थी। कुछ ही देर में वो सभी लोगों के बीच पहुंच गए थे। जैसे ही विजय अग्रवाल ने उन दोनों को इतने करीब देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। विजय अग्रवाल का गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगर लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दामाद करता क्या है तो वह क्या जवाब देगा। विजय अग्रवाल उसके पास जाने ही वाले थे कि तभी अथर्व का फोन रिंग हुआ। अथर्व ने नैना को इशारे से फोन दिखाया और वहां से थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई, सर मैंने मैडम के बारे में सारी डिटेल पता लगा लिया। पूरे दिन तो वह अग्रवाल ग्रुप के ऑफिस में ही थी, लेकिन जैसे ही वो 3 बजे वहां से निकली उनके पास उनके चाचा जी शशिकांत जी का फोन आया था। उसके बाद नैना मैम सीधे कंपनी के सामने वाले रिजॉर्ट में चली गई थी। वहां पर 2 लड़के थे जो मिस नैना का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वहां पर प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था, लेकिन सर में नैना ने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उन्होंने वही रिजॉर्ट के फूड सेक्शन में बैठकर उस क्लाइंट का इंतजार किया। सर उनमें से एक लड़का सिन्हा फैमिली का बेटा था और वो मिस नैना की बहन के होने वाले हस्बैंड विवेक बजाज के फ्रेंड है। जब उन्हें पता चला कि नैना जी रिजॉर्ट के फूड डिपार्टमेंट में इंतजार कर रही है तो उन्हें काफी गुस्सा आया और वो अपने दोस्त के साथ वहीं पर आ गया। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए नैना जी से कुछ बातें की, पर नैना जी उनकी बातों से कुछ अनकंफर्टेबल होने लगी थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही नैना मेम उठकर वहां से जाने लगी तो उस लड़के ने मिस नैना का हाथ पकड़ लिया।
और उसे खींचकर प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा। वहां पर उसके पर्सनल गार्ड भी थे, इसलिए किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया। नैना मैं अपने ही गुस्से में आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स उसके मुंह पर मारा और उसे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई थी। सर, मैंने आपको उस लड़की की फोटो सेंड कर दी है। ये सुनकर जब उसने वो फोटो देखा तो अथर्व को काफी गुस्सा आया, क्योंकि जो लड़के अभी थोड़ी देर पहले उसे घूर रहे थे वो लड़का उन्हीं में से एक था। अथर्व ने उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात की और उसके बाद अथर्व ने स्टेज के पास जाकर वापस नैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन इस बार अथर्व की पकड़ में कुछ और ही बात थी। जैसे ही नैना ने अपना सिर उठाकर अथर्व की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। आज आथ के चेहरे पर नैना को वो मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी जो वह पिछले 3 सालों से देखते हुए आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस था जैसा है कि वह कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं नैना को क्यों इस समय उसके साथ काफी सेफ फील हो रहा था। अथर्व ने कुछ देर तो रिंग सेरेमनी होने का इंतजार किया। वो अपनी नजरों से शशिकांत को भी घूर रहा था। सभी रिंग सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नैना और अथर्व ही वहां पर ऐसे थे जिनके चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। सभी लोग जो वहां पर आए हुए थे वो उन दोनों को नोटिस कर रहे थे, और लड़कियां तो अथर्व को घूरे ही जा रही थी, क्योंकि वो ब्लैक कलर के पार्टी वेयर सूट में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। इतने में ही वहां पर युग भी आ गया था। उसने अथर्व से कहा, जीजू क्या बात है, आज तो आपने बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी फेल कर दिया। जीजू, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं। जीजू, आपको पता है सभी लड़कियां आपको ही घूरे जा रही है। उसकी बातों को सुनकर अथर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये अथर्व की फेक स्माइल थी। युग ने कहा, जीजू और दीदी लोग कुछ भी कहे पर आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। सनाया और जिया दोनों नैना की तरफ आ रही थी। उन दोनों की आंखें भी अथर्व को देखकर फटी की फटी रह गई थी। जिया अपने सनाया के कानों में कहा, सनाया मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या ये निकम्मा आदमी सच में इतना हैंडसम है। शनाया ने कहा, अरे दीदी मैं खुद इसे इतना हैंडसम पहली बार देख रही हूँ। आज तक तो ये उन्हीं पुराने कपड़ों में रहता था, इसलिए मेरी नजर कभी इसके चेहरे पर अच्छे से गई ही नहीं। जिया ने कहा, देखो तो सही लड़की क्या कैसे इसे घोड़ों को रोका देख रही है। आज तो इसने नैना का भी नंबर काट दिया। कुछ भी कहो, ये दोनों इस वक्त परफेक्ट कपल लग रहे हैं, पर ये बातें तुम इसके सामने मत करना, नहीं तो ये और ज्यादा सिर पर और चढ़ जाएगा। तभी सनाया ने वहां पहुंचते ही कहा, दीदी आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नैना ने भी उसकी बात को सुनकर एक फेक स्माइल दे दी थी। जिनकी रिंग सेरेमनी थी उनसे ज्यादा सुंदर तो अथर्व और नैना की जोड़ी लग रही थी। मनीषा भी अथर्व को गुस्से में घूर रही थी। कुछ ही देर में तान्या और विवेक ने एक दूसरे को डायमंड रिंग पहना दी थी। इस मौके पर वहां बम पटाखों की आवाज आने लगी थी। आसमान में रंग बिरंगी लाइटें देखी जा सकती थी। वो फायर क्रैकर की लाइट्स देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। विवेक बाजार आर्यन बजाज का ही कजिन ब्रदर था। वहां पर खन्ना और मिस्टर बजाज दोनों आए हुए थे। आर्यन और रुचि दोनों ही उस पार्टी में साइलेंट थे। उन्होंने किसी से कोई खास बात नहीं की, क्योंकि कल की गलती के लिए ही उन्हें काफी डांट पड़ी थी। आर्यन की नजर भी नैना और अथर्व दोनों पर चली गई थी। वो अभी हम दोनों को देखकर हैरान था। वो दोनों उस पार्टी में इस वजह से आए थे क्योंकि हम के कजन की रिंग सेरेमनी थी, नहीं तो वो दोनों कभी भी वहां पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर उन्हें नैना का सामना करना पड़ेगा। रुचि खन्ना का बड़ा भाई बिजनेस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता था, इसलिए वो उस सेरेमनी पार्टी में नहीं आ पाया था। कुछ देर में ही रिंग सेरेमनी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। उसके बाद शशिकांत ने सभी गेस्ट से खाना लेने का अनुरोध किया और सभी धीरे धीरे फूड स्टॉल्स की तरफ चले गए। सनाया और जिया दोनों ये देखकर हैरान थे कि आज अथर्व ने सभी के सामने नैना का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ ही देर में मिस्टर बाजार और मिस्टर खन्ना दोनों वहां पर आ गए थे। उन्होंने दोनों को देखकर कहा कि दोनों की जोड़ी काफी ब्यूटीफुल लग रही है, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला था कि आखिर ये लड़का किस फैमिली से है। इस बार मिस्टर खन्ना ने नैना से पूछ ही लिया कि बेटा तुम्हारे हस्बैंड कौन सी रिच फैमिली से हैं। नैना ने कहा, अंकल जी ये मिडिल क्लास है और मैंने ही इनसे शादी की थी। ये बात सुनकर उन दोनों का मुंह उतर गया था। जिस लड़की को वो इतना समझदार समझ रहे थे वह ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती थी। पर उन दोनों ने इस फंक्शन में कुछ बोलना सही नहीं समझा। पर रुचि और आर्यन का ध्यान तो नैना की बातों पर ही था। रोंची ने कहा, डैड आप तो इस लड़की को कुछ ज्यादा ही समझदारी बता रहे थे, लेकिन इसने तो एक गरीब लड़के से शादी की है। ये कैसी समझदारी हुई, मुझे तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई और यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा। मॉल में तो ये ऐसे दिखा रही थी जैसे कि ये कितनी पावरफुल हो और इसका हस्बैंड कितना बड़ा आदमी हो। डैड मैं तो कहती हूँ ऐसी लो क्लास लड़की से आपको भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मिस्टर खन्ना ने रुचि से कहा, चुप हो जाओ, यहाँ पर कोई ड्रामा मत करो। मैं पहले भी इस बारे में समझाया था, लेकिन इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मिस्टर बजाज ने कहा कि इसमें इस बच्ची की क्या गलती, वो तो वही कह रही है जो सच है। तुम ही इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे। मिस्टर बजाज की बात सुनकर मिस्टर खन्ना भी चुप हो गए, पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वे सभी ऐसे नैना की इंसल्ट कर रहे थे।
नैना भी समझ गई थी कि इसमें मिस्टर खन्ना की कोई गलती नहीं है। एक तो अथर्व आज पहले ही इतने गुस्से में था, ऊपर से उन सभी का नैना की इंसल्ट करना। जब उन तीनों को ऐसे बोलते हुए कुछ देर हो गई थी, तो अथर्व ने साइड में रखी एक लकड़ी की टेबल पर गुस्से में अपना मुक्का मारा, जिससे वह लकड़ी की मजबूत टेबल टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। ये देखकर एक पल के लिए वहां पर खड़े सभी लोग डर गए थे। मिस्टर बजाज, रुचि और आर्यन तीनों एक पल के लिए डर से कांप गए थे। उनके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई थी। शनाया, जिया, युग सभी ने अथर्व का ऐसा रूप पहली बार देखा था। नैना भी उसे देखकर शॉक हो गई थी। उन सभी को चुप देखकर आथ नैना को अपने साथ लेकर वहां से निकला गया। वो अभी कुछ कदम ही दूर चला था कि कुछ लड़कों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उन सभी में से एक ने कहा कि हाय हैंडसम, तुम हमारी कबूतरी को कहां पर उड़ा कर ले जा रहे हो? ये लड़का वही था जिसकी फोटो राजवीर ने अथर्व को भेजी थी। उसे देखकर नैना कांपने लगी थी। बजाज और खन्ना, वो चारों भी उनको देख रहे थे। मिस्टर बजाज ने कहा कि ये तो सिन्हा फैमिली का लड़का है, अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? शायद उसने नैना के हस्बैंड का अभी वाला एक्शन मिस कर दिया था, जो कि ये भी उस नैना को परेशान करने के लिए आ गया। सिन्हा फैमिली के लड़के ने कहा कि मेरे हाथ पकड़ने से तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा था, अब क्या हुआ? तो मैं जब भी ये तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जा रहा है तो तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं हो रही? आखिर इसने तुम्हें कितने में खरीदा? ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बस यही वो आंसू थे जिनको अथर्व बहते हुए नहीं देख सकता था। उसने नैना का हाथ छोड़ा और उन 7-8 लड़कों की तरफ बढ़ गया। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, जरा इसे तो देखो, ये अपने आप को साउथ का एक्शन हीरो समझ रहा है, आने दो इसे भी तो पता चले कि इसने किससे पंगा लिया है। सनाया और जिया तो यही सोच रही थी कि आखिर ये अथर्व करने क्या वाला है। युग भी उन दोनों के पास खड़ा था। उसने कहा, दीदी तुम ये सोच रही हो कि जीजू करने क्या वाले हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज इन लोगों को जीजू के हाथों से कौन बचाएगा। तभी जिया ने कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। युग ने कहा, दीदी तुम दोनों को पता है कि मैं उन्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूँ? अच्छा जरा हमें भी तो बता, तो उनको इतना पसंद क्यों करता है? दो भी नैना की तरह उसके बारे में एक शब्द तक नहीं सुनता। आखिर उसने तुम दोनों को ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया जो कि तुम में से कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं सुनता? जरा हमें भी तो पता चले कि आखिर तुम उसके बारे में कहना क्या चाहते हो। युग ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उन्हें पसंद क्यों करता हूँ? आखिर युग अथर्व के बारे में ऐसा क्या जानता है? क्या अथर्व का ऐसा कोई सीक्रेट है जो सिर्फ युग को ही पता है? क्या अथर्व की शादी के पीछे भी कोई सीक्रेट छुपा हुआ है? और अथर्व उस सिन्हा फैमिली के लड़के के साथ आखिर क्या करने वाला था? नैना को भी आज अथर्व के बारे में क्या पता चलने वाला था? एपिसोड 6, अथर्व इन एक्शन मोड। युग ने कहा, ये मेरा और जजू का सीक्रेट है, पर दीदी तुम्हें आज ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। जिया ने कहा, ओ जजू के चमचे, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? उसने कहा, अभी दीदी आपको पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। और अभी आपने देखा नहीं था उस वुडन टेबल का क्या हाल हुआ था? शनाया ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है वो पहले से ही डैमेज हो, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों में तो कैसी भी टेबल हो सकती है। तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दी जाएंगी। युग अपने आप में ही बड़बड़ाया। जिया ने कहा कि यह तो क्या हड्डियां के बारे में कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। युग ने कहा, दीदी वहां पर देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नैना की आंखों में आंसू थे, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अथर्व को आज क्या हुआ है। आज वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। अथर्व उनके पास पहुंच गया था। तभी उस सिन्हा फैमिली के लड़के ने अथर्व की तरफ अपना मुक्का बड़ी तेजी से चलाया। अथर्व ने फुर्ती से अपने हाथ को ऐसे घुमाया कि जैसे सिर्फ अथर्व ने उस सिन्हा फैमिली के लड़के के शोल्डर को एक उंगली से छुआ हो। एकदम से सभी को एक क्रैक की आवाज सुनाई दी। किसी को समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई। अथर्व ने पूर्ति में अपना हाथ पीछे लेते हुए उसके एल्बो और कलाई पर भी अटैक कर दिया। एक सेकंड से भी कम समय में सभी लोगों को 3 बार क्रैक की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद अथर्व थोड़ा पीछे हट गया था। सभी को सिर्फ यही लगा कि वह अथर्व उसके हाथ के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा है। तभी जिया ने युग से कहा कि क्या यही दिखाना चाहते थे? लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस लड़के का मुक्का अथर्व को लगा ही नहीं, और वह लड़का जोर से चिल्लाने लगा। उसके साथ के लड़कों को भी समझ नहीं आया कि इससे क्या हुआ। वो भी जल्दी से अथर्व पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उतारों को तो पहले ही उन सभी पर गुस्सा आ रहा था जब वह डोर पर खड़े हुए नैना को घूर रहे थे। उन 5 लड़कों ने एक साथ अथर्व पर अटैक किया था, लेकिन अथर्व ने बड़े आराम से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके उनके अटैक को डॉज किया और उल्टा उनमें से एक लड़के दो अथर्व ने एक मुक्का मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से वो लड़का 15 फीट दूर जाकर गिरा। ऐसे ही अथर्व का मुक्का जिसको लग रहा था वो दूर ही जाकर गिर रहा था। लास्ट वाले लड़के को तो अथर्व ने अपने दोनों हाथों से उठाकर हवा में उछाल दिया। वहां पर खड़े मिस्टर खन्ना और मिस्टर बजाज दोनों ही अथर्व के इस रूप को देखकर डर गए थे।
मिस्टर खान ने धीरे से कहा, मिस्टर बाजार और आर्यन बेटा, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि उसका एक मुक्का उस टेबल पर लगा था, नहीं तो हमें सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता। इन सभी लड़कों को देखो, उसने सिर्फ सभी को एक एक मुक्का मारा है, लेकिन उन सभी की हालत ऐसी है जैसे कि उनको कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। आर्यन और रुचि तो ये देखकर डर गए थे, उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया था। मिस्टर खन्ना ने कहा, और तुमने देखा उस सिन्हा फैमिली के लड़के को, तो उसने सिर्फ टच ही किया था और उसके हाथ से ऐसी आवाज आई थी जैसे कि उसका हाथ 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया हो। बैठक में तो तुम दोनों को यही कहूंगा कि किसी से भी बेवजह टकराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किसी की मासूम से फेस को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि वो आदमी और उसका नेचर कैसा होगा। उन्हें मिस्टर खन्ना की बात समझ आ गई थी। वहां पर जया, शनाया और नैना सभी के मुंह खुले हुए थे। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो देखा था वह अथर्व ने किया था। वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। सभी ने देखा कि एक अकेले लड़के ने 6 लोगों को पीटा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अथर्व वापस नैना के पास आ गया था और उसका हाथ तस्कर को पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान किया तो उसका यही हाल होगा और तुम मुझे अपनी सभी प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हो। मैं तुम्हारे सामने सिर झुका सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा सिर कभी नहीं झुकने दूंगा। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अथर्व के सीने से लगकर रोने लगी। जया और शनाया को समझ ही नहीं आया कि ये नैना को क्या हुआ, और उन सभी ने पहली बार नैना को अथर्व के गले लगते हुए देखा था। धीरे धीरे वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। वहां पर उनकी फैमिली के लोग भी आ गए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ था। विजय अग्रवाल और मनीषा दोनों तो नैना को अथर्व के सीने से लगे देखकर शॉक ही हो गए थे। जया ने युग से कहा, ओ ये नौटंकी, आखिर तुझे इस अथर्व के बारे में क्या पता है? युग ने कहा, अभी तो दीदी आप कह रही थी कि तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है और आप दोबारा से आप मुझे बोलने के लिए कह रही है। सनाया ने कहा, आज से मैं भी अथर्व जेजू के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बेवकूफ थी जो पिछले 3 साल से उन्हें कुछ न कुछ सुनती रहती थी। अगर उन्हें मुझ पर किसी बात की वजह से गुस्सा आ जाता तो मेरा क्या हाल होता, और उनका मुक्का गलती से मेरे फेस पर लग जाता तो मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करता, मेरा तो फेस ही खराब हो जाता। तभी जी आने का बुद्धू, लड़की तुझे शादी की पड़ी है, यहाँ तो जान हालात में अटक गई है, तो मैं क्या पता कि मैं इसको कितना टोंट मारती थी। मैं तो ऐसे गाय समझती थी, मुझे तो लगता था कि ये एक मच्छर को भी नहीं मार सकता, और आज तो मेरी खुद की हालत खराब है। तभी उनकी नजर मनीषा जी पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। जया ने कहा, शनाया जाकर मनीषा आंटी को रोक, कहीं वो इस समय अथर्व से कुछ कहने ना लगे। पर शनाया वहां पहुंचने में देर हो गई थी, क्योंकि उसकी मोम ने आते ही नैना को अथर्व के सीने से हटाया और अथर्व को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर शनाया तो अपनी जगह पर ही रुक गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर अपनी मॉम को समझा सके। मिस्टर खन्ना और मिस्टर बजाज वहां पर खड़े सभी लोग डर गए थे कि अब ये लड़का क्या करेगा। वहां पर मिस्टर सिन्हा भी आ चुके थे, उन्होंने भी उस लड़की को थप्पड़ लगते हुए देखा था, पर अथर्व ने अपना सिर झुका लिया था और उनसे कुछ भी नहीं कहा था। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या उन्होंने इस वक्त जो देखा वो सच था, या जो उन्होंने पहले देखा था वो सच था? क्या ये इनोसेंट लड़का वही था जिसने अभी इन लड़कों को मारा था? लेकिन एक ही लड़की के 2 कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट? नैना ने कहा, मॉम ये आप सबके सामने क्या कर रही है? आज पहली बार था कि नैना ने मनीषा से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। मिस्टर सिन्हा जल्दी से दौड़कर अपने बेटे के पास गए और घुटनों के बल बैठकर हौसले अपने बेटे से कहा, तुझे क्या हुआ, ये हालत तेरी किसने की, मुझे बता। पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अथर्व की तरफ इशारा भी कर सके। मिस्टर सिन्हा ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम सब में से कोई तो बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? और किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा की नजर मिस्टर बजाज पर गई। उन्होंने जल्दी से मास्टर बजाज के पास जाकर कहा कि इन लोगों की ये हालत कैसे हुई। मिस्टर बजाज को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे कि मछली जाल में फंस गई हो। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह मिस्टर सिन्हा से कुछ बोल सके। तभी आर्यन ने कहा कि अंकल जी, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं, हम भी यही सोच रहे थे कि इन्हें किसने पीटा होगा, यहाँ पर कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा जिसने ऐसा किया होगा। तभी मिस्टर सेना ने कहा कि मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो सभी लोग इन्हें देखकर जा चुके हैं और वो देश के किसी भी कोने में क्यों न चले जाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नैना ने अपनी माँ से कहा कि मॉम बस बहुत हुआ, आप ऐसे ही सभी के सामने इन पर हाथ नहीं उठा सकती, पर आपसे तो इस बारे में बात करना ही वेस्ट है। नैना अथर्व का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी थी। अथर्व को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई कीमती खजाना मिल गया हो। तभी अथर्व ने कहा कि मुझे अभी थोड़ा सा काम है। इतना कहकर वो मिस्टर सिन्हा के पास गया और उनसे बोला कि मैं जानता हूँ उन लोगों को किसने मारा है। सिन्हा ने कहा कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि मेरे बेटे की ये हालत किसने किया? अथर्व ने कहा कि इन्हें मैंने ही मारा है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को भरोसा ही नहीं हुआ।
कि वो लड़का किसी को मार भी सकता है, क्योंकि अभी तो उसने उस लड़के को मिसेज अग्रवाल के हाथों से थप्पड़ खाते हुए देखा था। उसने कुछ कहने की बजाय अपना सिर झुका लिया था। मिस्टर सिन्हा ने गुस्से में अथर्व से कहा कि मैं इस टाइम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा के बेटे ने कांपते हुए कहा कि पापा, इसी ने हम सभी का ये हाल किया है, आप इसे छोड़ना मत। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने अथर्व की कॉलर पकड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। अथर्व ने कहा कि उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी वाइफ कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन वहां का दृश्य देखकर मिस्टर विजय अग्रवाल और पूरी अग्रवाल फैमिली घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें सिन्हा की पावर का अंदाजा था। एक तो उन्हें इस बात पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का किसी को मार भी सकता है, और वहां तो 6 लड़के बहुत बुरी हालत में दर्द में कराह रहे थे। शशिकांत भी वहां पर आ गया था। उसे भी सारी सिचुएशन समाचार आ गई थी। उसने चिल्लाते हुए विजय अग्रवाल से कहा कि इस लड़के ने ये क्या ड्रामा किया है, तुम जानते नहीं हो मिस्टर सिन्हा कौन है और उनका इस शहर में क्या रुतबा है। दादाजी वहां पर नहीं थे, वो थोड़ी जल्दी घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उन्हें जल्दी ही थकावट महसूस होने लगती थी। शशिकांत ने जल्दी से दौड़कर अथर्व से कहा, बेवकूफ लड़के, अभी मिस्टर सिन्हा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो। मिस्टर सिन्हा सोच रहे थे कि शशिकांत का इस लड़के से क्या रिलेशन है, और अभी मिसेस अग्रवाल ने भी इस लड़के को थप्पड़ मारा था। मिस्टर सिन्हा ने शशिकांत से कहा कि तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या रिलेशन है। मिस्टर शशिकांत ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा, दादाजी ने इस गरीब लड़के की शादी विजय भाई की बेटी से कर दी थी, और तभी से हम इस निकम्मे घर जमाई को झेलते हुए आ रहे हैं। इस बात पर भी अथर्व ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन तब भी उसने आगे कहा कि पता नहीं ये बेवकूफ लड़की नैना, इसके दिमाग में क्या चलता रहता है जो वह इसे पिछले 3 साल से झेल रही है। नैना के बारे में ये सब सुनकर अफसरों का गुस्सा फिर से बढ़ गया था। उसने शशिकांत से कहा कि ये मेरी आपको लास्ट वार्निंग है, आपको मेरे बारे में कुछ भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन एक भी गलत हुआ है, आपने नैना के लिए बोले तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। उसकी आंखों को ऐसे देखकर एक बार के लिए शशिकांत घबरा गया था। फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा कि वो हमारे घर की बेटी है, मैं जो चाहूं उसके बारे में बोलो, तो माहिर होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सीधा कमिश्नर को फोन लगा दिया। कमिश्नर ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने कहा, सिन्हा साहब, आज हमें कैसे याद किया। तभी मिस्टर सिन्हा ने सारी बात उन्हें कॉल पर बता दी थी। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने दौड़कर कहा कि सिन्हा अंकल, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से ही ये नौबत यहाँ तक आई थी। लेकिन तभी अथर्व ने उससे कहा कि तुम परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे इनसे ज्यादा परेशानी तुम्हारे इन आंसुओं से हो रही है जो इस समय बह रहे हैं। और रही बात मेरी, तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम घर पर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में वहीं आता हूँ। अथर्व ने युग को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि अपनी दीदी को घर लेकर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अथर्व इस परेशानी से निकलकर धार कैसे आएगा, क्योंकि अभी तो मिस्टर सिन्हा ने कमिश्नर को फोन पर सारी बातें बताई थी। तभी अथर्व ने कहा कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात घर वापस जरूर आऊंगा। आज पहली बार उसकी सभी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था कि नैना भी उसे समझ नहीं पा रही थी। वहां से पहले तो पिछले 3 साल तक नैना ने उसकी आवाज भी अच्छे से नहीं सुनी थी, तो वो ये भी कंफर्म नहीं कर सकती थी कि पहले उसकी आवाज में कैसा कॉन्फिडेंस होता था। पर आज का अथर्व उसे कुछ अलग ही लग रहा था। आखिर अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा था, और अथर्व पुलिस वालों से कैसे बचने वाला था। क्या नैना अथर्व की बात मानकर वहां से युग के साथ घर चली जाएगी, और नैना के जाने के बाद अथर्व क्या करने वाला था। क्या उन सभी लोगों के सामने अथर्व सच्चाई आने वाली थी। एपिसोड 7, अथर्व इज अरेस्ट। नैना को जाते हुए देखकर मिस्टर सिन्हा ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब तो पुलिस के आने पर ही यह मैटर सॉल्व होगा। और लड़के, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, यह भी तो मैं थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। अथर्व उसे देखकर मुस्कुराने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर सिन्हा की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, लगता है हम लोग हमारी शरीफाई का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने लगे हैं। अब तुम्हारे साथ मैंने तुम्हारी वाइफ को भी सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अभिमन्यु सिन्हा नहीं। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तूने मेरे बेटे की ये हालत की, देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। मिस्टर सिन्हा ने अभी इतना ही बोला था कि अथर्व ने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और धीरे से मिस्टर सिन्हा से कहा कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करके इसे तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। अगर तुमने भी ऐसा ही किया तो शायद तुम्हारा भी ऐसा ही हाल हो। और तुम नहीं जानते कि बुढ़ापे में हड्डियां टूटने का दर्द कैसा होता है। और देखना, तुम खुद मेरी वाइफ के पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगे, और तुम्हारा कि ये बदतमीज लड़का भी ऐसा ही करेगा। अथर्व ने ये बात इतनी धीरे से कही थी कि सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु को ही यह बात सुनाई दी थी। वो उसे लड़के की धमकी सुनकर अंदर से कहाँ गया था। उसके बाद अथर्व ने उसका गला छोड़ दिया था।
मिस्टर सिन्हा का मुंह गला दबाने की वजह से एकदम लाल हो गया था। मनीषा ने आगे बढ़कर अथर्व को 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसने कहा कि ये आज तुझे क्या हो गया है? पागल लड़के, तू ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? क्या तुझे हमारा परिवार शांति में देखा नहीं जाता है, जो कि तुमने हमारे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? पर तुम तो सिन्हा फैमिली के बारे में जानते ही नहीं होगे। इनका नाम हमारे शहर की बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। और तो मैं कोई हक नहीं था इनकी इतनी इंसल्ट करने का। अभी इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विजय अग्रवाल भी ये सब देखकर डर गए थे। उन्होंने भी अथर्व से कहा कि इनसे माफी मांगो, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। विजय अग्रवाल ने नैना से कहा, बेटा तुम ही इससे कहो ना कि ये मिस्टर सिन्हा से माफी मांगे। ये बेशरम इंसान हमारी फैमिली से कौन सा बदला ले रहा है? नैना को भी काफी दुख हुआ था जब उसकी मां ने अथर्व को इतने सारे थप्पड़ मारे थे। नैना ने एक बार अथर्व की तरफ देखा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, पर वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें, क्योंकि उसे ये भी डर था कि कहीं अथर्व को पुलिस पकड़कर न ले जाए। उसे मिस्टर सिन्हा की पावर का अंदाजा था। सिन्हा तो उस लड़के की वार्निंग से इतना डर गया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोलने की। जब मिस्टर सिन्हा ने उस लड़के को ऐसे थप्पड़ खाते हुए देखा तो वह भी हैरान हो गए थे कि आखिर ये लड़का चीज क्या है, और उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी। उन्होंने चिल्लाते हुए अथर्व से कहा कि अभी देखना तुम्हारा क्या हाल होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने की सोच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अथर्व ने अपना सिर उठाया और उसे ऐसे देखने लगा कि जैसे अभी उसे जान से मार डालेगा। ये देखकर मिस्टर अभिमन्यु सिन्हा और ज्यादा डर गए थे। इस ड्रामे को होते हुए थोड़ा टाइम बीत गया था। अभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और उन्होंने मिस्टर सिन्हा से कहा कि सिन्हा साहब, आपको किसने परेशान किया? पुलिस वालों को देखकर नैना की घबराहट बढ़ गई थी। वो जल्दी से मिस्टर सिन्हा के पास गई और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने ही वाली थी कि तभी उसके हाथों को अथर्व ने पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने तुमसे अभी कहा था कि मैं तुम्हें सिर झुकाए देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो तुम ऐसा नहीं करोगी। वो उसका हाथ पकड़कर थोड़ी सी दूर ले गया। उसने कहा कि मैंने पिछले 3 साल से तुमसे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि 3 सालों में मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। और ये मेरा पागलपन नहीं है, बस मेरा प्यार है जो सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसका यही हाल करूंगा, और तुम मेरा यकीन करो कि मैं थोड़ी देर में ही घर पर आ जाऊंगा। एक फेमस लॉयर मेरा फ्रेंड है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन अगर तुमको मेरी वजह से सभी के सामने झुकना पड़ा तो तुम नहीं जानती कि मुझ पर क्या बीतेगी। उसकी बातें सुनकर नैना को आज एहसास हो रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने अपने आप से ही कहा कि आज तक अथर्व ने मुझे कभी परेशान नहीं देखा, इसलिए मुझे भी आज तक इसका ये रूप देखने को नहीं मिला। क्या ये उस घर में इतनी इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए सहन करता है? और आज भी मॉम मैं इसे कितने थप्पड़ मारे, लेकिन इसने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की और न ही उनका हाथ पकड़ा, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। तभी नैना के दिल से एक आवाज आई कि तुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, इसने ये सब तेरे लिए किया है। और क्या तू भी यही चाहती है कि इसका भी सिर तेरी वजह से सभी के सामने झुके? नैना ने रोते हुए थे उसके सामने सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि एक बार वो अथर्व पर यकीन करके देखना चाहती थी। इतनी देर में मिस्टर सिन्हा ने पुलिस वालों को सारी घटना के बारे में बता दिया था। तभी 4 कांस्टेबलों ने आकर अथर्व को पकड़ लिया। ये देखकर तो नैना के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। अथर्व उनके साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि इस लड़की को भी लेकर जाओ, क्योंकि इन दोनों ने ही मेरे लड़के की ये हालत की है। तभी उनमें से 2 कांस्टेबल नैना की तरफ बढ़े। ये देखकर तो नैना और ज्यादा डर गई थी, उसके पैर कांपने लगे थे। सनाया और जिया दोनों जल्दी से दौड़कर नैना के पास आ गई थी और उसे कसकर पकड़ लिया। कांस्टेबल ने नैना की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि अथर्व ने पीछे से उन दोनों की गर्दन को पकड़ लिया था और उनसे अपनी भारी भरकम आवाज में कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई लेडी कांस्टेबल है जो इस समय मेरी वाइफ को लेकर जा सके, और आखिर तुम इन्हें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी वाइफ भी इस घटना में इन्वॉल्व है? क्या तुम्हें अधिकार है मुझे ऐसे हथकड़ी लगाने का? लगता है शायद तुम कानूनों के नियम को भूल गए हो। अभी तक तुमने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की है, तो फिर तुमने मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे लगाई? तुमने एक साथ इतने सारे नियम तोड़े हैं कि अगर मैं उन्हें गिनवाने बैठो तो मैं कम से कम 5 साल की सजा होगी। और अगर तुमने गलती से मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम पुलिस वाले हो। वैसे भी तुम पुलिस वाले कम और इस आदमी के चमचे ज्यादा लग रहे हो। सभी लोग अथर्व की ऐसी बातें सुनकर भर गए थे। उन्हें तो लगा ये कोई बड़ा वकील है जो इतने सारे नियमों के बारे में जानता है। अब कांस्टेबल और पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना की तरफ कदम भी बढ़ा सके। एक कांस्टेबल ने तो जल्दी से उस लड़के की हथकड़ी भी खोल दी थी और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहा कि सर आप हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये सुनकर सनाया और जिया तो आज अथर्व की बातें सुनकर उसकी फैन ही हो गई थी।
आज जिया को अपने ऊपर ही गिल्टी फील हो रहा था। जिसको वह कोयला समझ रही थी वो तो डायमंड निकला, जिसकी चमक के सामने इतनी बड़ी हस्ती की भी चमक फीकी पड़ गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस मिडिल क्लास लड़के को कुछ कर सके। पुलिस वाले ने कहा कि सर, हम आपकी कंप्लेंट से इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि ये लड़की भी इस घटना में शामिल थी। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम अभी इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है तो हम इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इतना कहकर पुलिस वाले अथर्व को लेकर चले गए। अथर्व ने जाते हुए एक बार मुस्कुराकर मिस्टर सिन्हा को देखा। मिस्टर सिन्हा को उसके मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। अथर्व को ऐसे जाते हुए देख नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। जिया ने उससे कहा कि आज तक तो तुमने उसके लिए ये फीलिंग कभी नहीं दिखाई, फिर आज तुम क्यों इतना कमजोर पड़ गई। तभी युग ने वहां आकर कहा कि दीदी, आपको जीजू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि वो आज ही घर वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर सिन्हा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भी देखता हूँ वो कैसे वहां से निकल पाता है, और आज शनिवार है, कल उसकी बेल भी नहीं हो पाएगी, अब तो सोमवार को ही कुछ हो सकता है। ये सुनकर नैना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो तो यही सोच रही थी अगर ऐसा है तो फिर अथर्व ने ये क्यों कहा था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसके जेल जाने से मिस्टर विजय और शशिकांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उन्हें आज वो मौका मिल गया था जिससे वह उसे घर से बाहर निकाल सके। मिस्टर खन्ना ने मिस्टर बजाज से कहा कि आपको भी लगता है कि जैसा वो लड़का दिखता है वैसा है नहीं। मिस्टर बजाज ने कहा कि उस लड़के का ऑरा बिल्कुल भी मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगता। कोई बात तो जरूर है, नहीं तो वो इतने बड़े आदमी से पंगा नहीं लेता। अभी मिस्टर सिन्हा अपने बेटे को सहारा दे रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, सर अभी किसी की कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आपके स्पोर्ट्स एकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा ने कहा कि किसकी हिम्मत हुई थी जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। तभी उसका फोन दोबारा रिंग हुआ था। ये देखकर उसने गुस्से में नंबर देखे बिना ही दोबारा से कॉल उठाया और चिल्लाकर कहा कि अब क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई कि ये आप कैसे बात कर रहे हैं। आवाज सुनते ही उसने कहा, मिस्टर बर्मन, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं, मैंने सोचा कि मेरा पा है। तभी मिस्टर बर्मन ने कहा कि मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि आपके 5 नाइट्स क्लब्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। ये सुनकर तो मिस्टर सिन्हा को एक जोरदार झटका लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। अभी तो उसका फोन भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था कि वेटिंग में एक और कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की, उसके माथे से पसीना बह रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सिन्हा, आपके कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इस बार तो उसके हाथ से फोन ही छूटकर नीचे गिर गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे एक के बाद एक इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा था। तभी उसे उस लड़के की मुस्कुराहट याद आ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे तो पहले ही उस लड़के पर शक हो रहा था। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वो इस दुनिया का राजा हो। उसके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने उस लड़की को जेल भेजा तो मेरे सिर पर मुसीबतों का पहाड़ आ गया। उसके हाव भाव देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया हो। तभी उसे अथर्व की वार्निंग याद आ गई थी। नैना तो खुद अपने होश में नहीं थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। वो वहां से जा चुकी थी। अब मिस्टर सिन्हा को उस लड़के की एक एक बात का मतलब समझ में आ रहा था कि वह कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और दिलों की धड़कन तो ऐसे चल रही थी जैसे कि बुलेट ट्रेन हो। उसने इधर उधर देखा, हर किसी को वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी से अपने बेटे को एक झटके में उठाया और वहां से जाने लगा। तभी उसे विवेक बंसल दिखाई दिया। मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अगर मैं अग्रवाल फैमिली से पूछूंगा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है तो ये मुझे जल्दी से नहीं बताएंगे और मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं विवेक को अपने साथ ले जाता हूँ। उसने विवेक को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। विवेक तो पहले ही घबराया हुआ था क्योंकि उसकी कंपनी में मिस्टर सिन्हा की इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। वो घबराते हुए मिस्टर सिन्हा के पास आया और उसके कान में कुछ कहा, फिर वो तीनों वहां से निकल गए। आखिर मिस्टर सिन्हा से क्या कहा था और वो तीनों इतनी हड़बड़ी में कहाँ के लिए निकले गए थे? क्या मिस्टर सिन्हा नैना से माफी मांगने के लिए गया था? एपिसोड 8, अथर्व और नैना की लाइफ की नई शुरुआत। पुलिस अथर्व को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। पुलिस की गाड़ी जिसमें अर्थर बैठा हुआ था वो पुलिस स्टेशन के सामने रुकी और जल्दी से 2 कांस्टेबल ने अथर्व को कार से उतारा। तीनों गाड़ियों में से पुलिस वाले उतर चुके थे। जैसे ही उन्होंने आगे की तरफ कदम बढ़ाया, एकदम से वहां पर लग्जरी गाड़ियां आने लगी। पुलिस स्टेशन सिटी से बाहर की तरफ था। उसके सामने खुला मैदान था। देखते ही देखते 15-20 लग्जरी गाड़ियां लाइन में लग गई थी। बीच वाली कार से एक आदमी उतरा और गार्ड्स के साथ पुलिस वालों की तरफ आने लगा।
उस आदमी को देखते ही एक सीनियर पुलिस वाले के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा कि मिस्टर राजवीर। ये सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा कि सर, ये कौन से मिस्टर राजवीर है? उसने कहते हुए कहा, इनका पूरा नाम मिस्टर राजवीर सिंह है। ये सुनकर बाकी पुलिस वालों के भी पैर कांपने लगे थे, क्योंकि राजवीर सिंह को बहुत कम लोग पहचानते थे, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना था। जैसे ही राजवीर सिंह पुलिस वाले के सामने आए, उसने बड़ी रेस्पेक्ट के साथ कहा कि सर, आप यहाँ पर। लेकिन मिसकर राजवीर सिंह वहां पर रोके नहीं। वो तो उन्हें क्रॉस करते हुए सीधा अथर्व के सामने पहुंचे और अपना सिर झुकाकर कहा कि बॉस सॉरी, आपको मेरे होते हुए इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ये देखकर कि मिस्टर राजवीर सिंह ने उस लड़के के आगे अपना सिर झुकाया है और उसे बॉस भी कहा है, ये सुनकर तो उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो बताया गया था कि ये लड़का मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। कहीं उन्होंने कोई गलत कदम पर नहीं उठा लिया। सीनियर इंस्पेक्टर ने जल्दी से कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वो कमिश्नर का कॉन्ट्रैक्ट नंबर था। कमिश्नर ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो उस सीनियर इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कमिश्नर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सभी के सभी निकम्मे हो गए हो। तुमसे काम भी ठीक तरीके से नहीं होता। क्या तुमने अभी तक उस लड़के को नहीं पकड़ा है? अभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, सर, हमने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था और उसे पुलिस स्टेशन भी लिया है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर राजवीर सिंह आ गए हैं। कमिश्नर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। वो नाम सुनते ही वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर वो वहां पर क्यों आएंगे? तभी सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर उनका इस लड़के से कोई कनेक्शन है। उसने पूरी बात कमिश्नर को हम नहीं बताई थी, क्योंकि हो सकता था कि डर की वजह से वो वहां पर आए ही ना। कमिश्नर ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं वहां पर 10 मिनट में पहुंचता हूं। उस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़का 3 साल से अग्रवाल फैमिली का दामाद है और एक गरीब फटीचर है, तो उसका मिस्टर राजवीर से क्या लेना देना। बात करते हुए भी कमिश्नर ने कपड़े चेंज किया और गाड़ी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए थे। सीनियर इंस्पेक्टर ने ये कहा कि सर, मैं इतने सिचुएशन के बारे में पता लगाता हूँ। ये कहकर सीनियर इंस्पेक्टर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और वो बड़ी फुर्ती से मिस्टर राजवीर के पास पहुंच गए थे। उसने राजवीर से अटकती हुई आवाज में कहा कि सर, आप यहाँ पर बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पर मिस्टर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। तभी अथर्व की आवाज आई, आपने मुझे इस बेस पर अरेस्ट किया है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? ये सुनकर सीनियर इंस्पेक्टर को सांस लेना भारी हो गया था। उस समय सोचा नहीं था कि वह आज जितनी बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। तभी अथर्व ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है? उस सीनियर इंस्पेक्टर ने अपनी गर्दन नामे हिला दी थी। अभी उन्हें बात करते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि तभी वहां पर कमिश्नर भी आ गए थे। उन्होंने मिस्टर राजवीर को उस लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, आखिर इस लड़के का मिस्टर राजवीर के साथ क्या संबंध हो सकता है। वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ गए। सीनियर इंस्पेक्टर ने जब वहां पर कमिश्नर को आते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। कमिश्नर ने आते ही सीधा मिस्टर राजवीर सिंह को ग्रेट किया और कहा कि सर, आप मुझे बता देते, मैं ही आपके पास आ जाता। पर मिस्टर राजवीर ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि आपने हमारे बॉस को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? ये सुनकर तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। आखिर राजवीर का बॉस कौन हो सकता है? तभी उसे उसी लड़के का पूरा नाम याद आया, अथर्व सिंघानिया। ये सरनेम याद आते ही कमिश्नर की सांस उखड़ने लगी थी। उसे तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। फिर भी कमिश्नर ने एक बार कंफर्म करने के लिए मिस्टर राजवीर से कहा, जी आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर अथर्व सिंघानिया फैमिली के वारिस है? मिस्टर राजवीर सिंह ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा? ये सुनकर तो कमिश्नर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो आज पहली बार इतने पावरफुल आदमी से टकरा गया था जिसके बारे में वो पता भी नहीं लगा पा रहा था। अभी कमिश्नर मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़का सिंघानिया फैमिली के परिवार में से ही कोई होगा, पर ये डेफिनेटली सिंघानिया फैमिली का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता तो वह अग्रवाल फैमिली की लड़की से शादी थोड़ी करता। अभी कमिश्नर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी राजवीर ने कहा कि ये सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जयराज सिंघानिया के पोते मिस्टर अथर्व सिंघानिया है। ये सुनकर तो कमिश्नर के सीने पर भारीपन सा महसूस होने लगा। उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा कि सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसने सीनियर इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा कि किसी आदमी को अरेस्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तुम्हें ये फैसला लेना चाहिए था। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब तक मैं मिडिल क्लास था तब तक तुम सबका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा था जैसे कि गरीबों के लिए होता है। आज तुमने ही दिखा दिया कि सिस्टम भी 2 भागों में बटा हुआ है। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। उसके पीछे राजवीर और सभी बॉडीगार्ड चल दिए। राजवीर ने आगे बढ़कर जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वो सभी कारों में बैठकर वहां से निकल गए। नैना अग्रवाल मेंशन आ चुकी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो किसी की बात समझने को तैयार नहीं थी। अभी उन्हें आए 10 मिनट ही बीते थे कि तभी मैंसन की डोर बेल रिंग हुई।
सनाया ने जाकर डोर ओपन किया तो बाहर विवेक खड़ा था। शनाया ने कहा, जीजू आप यहाँ पर। तभी उसके पीछे से मिस्टर सिन्हा निकले। उन्होंने कहा कि बेटी, क्या नैना बेटी अंदर ही है? सनाया तो मिस्टर सिन्हा को वहां पर देखकर डर गई थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। तभी विवेक ने कहा कि सिन्हा अंकल नैना से माफी मांगने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो सनाया को और भी बड़ा शॉक लगा। कभी साइड से मिस्टर सिन्हा की नजर सोफे पर बैठी हुई नैना पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से सनाया को साइड किया और वो नैना की तरफ चले गए। मिस्टर सिन्हा और उसके बेटे को यहाँ आते देखकर नैना और जिया दोनों डर गए थे। युग ने अपने हाथों की मुट्ठियां गुस्से में कस ली थी। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि इस बार अगर इस सिन्हा ने उसकी दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो वह उसका मुंह तोड़ देगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा ने नैना के पास आते ही उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। नैना तो एकदम डर से पीछे हो गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मिस्टर सिन्हा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने बेटे का इतनी बड़ी गलती में भी साथ दिया। बेटी, तुम इसको और मुझे नादान समझकर माफ कर दो। आगे से हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नैना के साथ साथ बाकी सभी शॉक में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। शहर का इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर माफी मांगने आया है। अभी तो वो पार्टी में क्या क्या बोले जा रहा था, फिर कुछ देर में ऐसा क्या हुआ कि वो यहाँ माफी मांगने के लिए आ गया, वो भी पैरों में गिरकर। क्या आप इन्हें इनकी इज्जत प्यारी नहीं है? नैना ने कहा, अंकल जी आप उठिए। आप ऐसे पैरों में गिरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। आपसे छोटी हूँ, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत कीजिए। और रही बात आपको माफ करने की, तो आपने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। आपने वही किया है जो एक पिता उस सिचुएशन में अपने बेटे के लिए करता। मिस्टर हसीना ने कहा कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं तुम्हारे पैरों में से नहीं उठूंगा। विवेक और मिस्टर सिन्हा के लड़के को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हुआ। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे नैना से माफी मांगेंगे। आखिर इस दो कोढ़ी की लड़की से पापा इतना क्यों डर रहे हैं? तभी नैना ने उनको कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया है, अब आप खड़े हो जाइए। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे पति को भी छोड़ा दूंगा और उनसे कह देना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। उन्हें के लिए अभी मुश्किल से 2 ही हुए होंगे तभी डोरबेल दोबारा बजने लगी। सनाया ने सोचा कि अब कौन आ गया और उसे न जाकर डोर ओपन किया। बाहर खड़े शख्स को देखकर शनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे 100% यकीन था कि इन्हें मिस्टर सिन्हा ने तो नहीं छुड़ाया है, नहीं तो ये इतनी जल्दी यहाँ नहीं आते। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अथर्व भी सनाया के साइड से निकलकर हॉल में चला गया था। नाना ने उसे आते हुए देखा तो दौड़कर उसके गले से लग गई और रोते हुए कहा कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। अथर्व ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो जब तुम्हें मुझ पर इतना यकीन था? नैना ने कहा कि पता नहीं क्यों आज मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अथर्व ने कहा कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा है, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसने आगे कहा, तुम बहुत थक गई हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इतना कहकर अथर्व नैना को ऊपर उसके कमरे में लेकर चला गया। नैना को उसके कमरे में छोड़कर अथर्व वापस नीचे आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी नैना ने बड़े धीरे से कहा कि मत जाओ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। आज पहली बार नैना ने अथर्व से कुछ कहा था। उसने रूम का डोर क्लोज किया और उसके बाद वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए। अथर्व ने वॉशरूम से आने के बाद नैना की भी नाइट ड्रेस निकाल कर बेड पर रख दी। नैना को हमेशा उसके पसंद के कपड़े रेडी मिलते थे और वह हमेशा उन कपड़ों को ही पहना करती थी जो अथर्व उसके लिए रखा करता था। नैना भी वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ गई। इतनी देर में अथर्व ने फर्श पर अपना बिस्तर रेडी कर लिया था। अथर्व को देखकर नैना ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अथर्व ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या कहना है? नैना ने आपका सबसे पहले उसका बिस्तर हटाया और उसे वापस वार्डरोब में रख दिया। अथर्व सोच रहा था कि नैना क्या करना चाहती है। क्या अब उसका मन बदल गया, जो कि अब वो उसे रूम से बाहर निकालने की सोच रही है? वो ये बात सोचकर डोर की तरफ बढ़ा ही था कि नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी नैना ने उसे बेड पर बिठाया और एक तरफ खुद बैठ गई। नैना ने कहा कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? ये सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो नैना से क्या कहे। नैना उसे देखकर समझ गई थी कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। नैना ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम भी यही चाहते हो? अथर्व की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उस समय अपना सिर हिला दिया पर उससे कुछ बोला नहीं गया। उसकी आंखें नम हो गई थी। नैना उसकी फीलिंग्स समझ रही थी। नैना ने उससे कहा कि मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो? आथ का मन तो हो रहा था कि वह उसे सब कुछ बता दे, पर वह इस बात से डर रहा था कि कहीं इतनी बड़ी बात को सुनकर नैना नाराज न हो जाए। आखिर अथर्व नैना से क्या कहने वाला है? क्या वो अपनी सच्चाई नैना को बता देगा? क्या नैना के सामने आज अथर्व के सारे सीक्रेट खुल जाएंगे?
आखिर उनकी लाइफ में कौन सा नया मोड़ आने वाला है और कैसी रहेगी उनकी नई लाइफ की शुरुआत। एपिसोड 9, नैना और अथर्व की यादगार रात। अथर्व ने कहा कि मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएंगे। नैना ने कहा कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा कि पिछले 3 साल से तुम कहाँ जाते हो, कहाँ जॉब करते हो और क्या कमाते हो, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि जैसे सभी लड़कियों को अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता होता है, वैसे मुझे भी तुम्हारे बारे में पता हो। मुझे पता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आज तक तुमने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा है। पर तुम शायद ऐसे रह सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। अगर तुम कहीं जो नहीं करते तो तुम मेरी कंपनी में भी जो कर सकते हो मैं तुम्हारे लिए HR में बात कर लूंगी। अथर्व ने कहा कि मैं सिंघानिया ग्रुप में काम करता हूँ। ये सुनकर तो नैना की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि सिंघानिया ग्रुप को भला कौन नहीं जानता था। अथर्व ने नैना के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उससे कहा कि अगर तुम्हें आगे चलकर मेरे कुछ सीक्रेट पता चले तो तुम प्रॉमिस करो मुझसे नाराज नहीं होगी। ये सुनकर नैना के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाहर कोई तुम्हारे दूसरी बीवी और बच्चे हैं, और अगर ऐसा है तो उसके लिए मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। अथर्व ने कहा कि मैंने इन 3 सालों में आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है, अपनी अग्रवाल फैमिली के सदस्यों को छोड़कर। ये सुनकर नैना के दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ। नैना ने कहा, अगर लड़की के मैटर के अलावा तुम किसी का फोन करके भी मेरे पास आ गई तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये नैना अग्रवाल का प्रॉमिस है। सॉरी मिसेज नैना, सिंघानिया का प्रॉमिस है। और मैं ये नहीं चाहती कि बाहर किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। ये सुनकर अथर्व को थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि शायद नैना को भी ये बात पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड गरीब है। कभी नैना ने उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देख लिए थे। नैना ने कहा कि मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हें मेरे साथ जोड़कर कुछ सुनाए ना, क्योंकि जब कोई तो मैं कुछ भी जाता है तो मेरे दिल में दर्द होता है और मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाती। यही रीजन है कि मैं कभी भी अपने फैमिली वालों की तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनती। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अथर्व ने कहा कि तुमने अभी कहा कि बस कोई लड़की का मैटर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे किसी लड़की के मैटर में फंसाने की कोशिश की तो क्या तब भी तुम मुझे छोड़ दोगी? नैना ने कहा, बुद्धू मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई लड़की का मैटर ही क्यों ना हो। अब खुश। ये सुनकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी खुशी में नैना को कसकर गले से लगा लिया। नैना ने कहा, पागल, मुझे मारने का इरादा है? इतने कसकर कौन गले लगाता है? अथर्व ने जल्दी से नैना को छोड़ा और सॉरी बोलते हुए अपने कान पकड़ लिए। नैना ने कहा, बुद्धू मैं नाराज होगी, और अभी मैंने ही तो कहा कि मैं अपनी मैरिज लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है, तो इसमें गलत ही क्या है? और अब आज ही सारी बातें करने का इरादा है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी अथर्व ने कहा कि मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई जॉब मिल सकती है। नैना ने कहा, अभी तक तुमने कहा था कि तुम सिंघानिया ग्रुप में काम करते हो। अथर्व ने कहा, करता तो हूँ, पर मुझे वहां पर 1.5-2 घंटे का ही काम रहता है और वो मैनेज कर लूंगा। बस मेरा मानना है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। चाहो तो मुझे अपना असिस्टेंट रख सकती हो। नैना ने कहा, अभी मैं उस पोस्ट पर नहीं हूँ जो कि मैं असिस्टेंट रख सकूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कोई जॉब जरूर दिलवा दूंगा। चलो अब सोते हैं। ये सुनकर अथर्व बेड से खड़ा हुआ और वार्डरोब से अपना बिस्तर लेने के लिए चला। उसे देखकर नैना ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, इस बुद्धू को मेरे ही पल्ले बांधना था। अथर्व को समझ नहीं आया कि ऐसा नैना ने क्यों कहा। वो कंफ्यूज होकर नैना को देखने लगा। नैना ने कहा, बुद्धू, अभी तो मैंने कहा कि हम अपनी मैरिज लाइफ को एक चांस देते हैं। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया। नैना ने उठकर उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लिटाया। उसने कहा कि आज से तुम मेरे साथ बेड पर सो सकते हो। ये सुनकर माथुर को विश्वास ही नहीं हुआ कि नैना उससे इस तरह मैरिज लाइफ को चांस देने के लिए कह रही थी। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि आज नैना ने उससे अपने दिल की बात करी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके बाद नैना भी उसके साइड में आकर लेट गई। नैना ने रूम की लाइट ऑफ कर दी और नाइट लैंप को जला दिया। अथर्व ने दोनों के बीच में एक पिलो रख दिया था। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अथर्व के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। उसने साइड टेबल पर से फोन उठाया तो उस पर दादाजी की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की और कहा, जी दादाजी। इससे पहले वो दादाजी की आवाज सुन पाता, नैना ने उसके हाथ से फोन ले लिया और कहा कि दादाजी वो सो गए हैं और अब से वो आपके साथ नहीं सो पाएंगे। ये सुनकर दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो कितने दिन से इन शब्दों को सुनने का इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने उसे अपना लिया। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नैना ने अथर्व के फोन को साइड में रखा और उसकी तरफ आ गई। तभी उसे फील हुआ कि बीच में तकिया लगा हुआ है। उसने गुस्से में तकिए को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और अथर्व की बाहों में आकर लेट गई। उसके मुलायम और सॉफ्ट बॉडी के टच से अथर्व का पूरा शरीर झंझना गया। उसे अपने शरीर में से गर्म भाप सी निकलती हुई महसूस होने लगी।
उसका शरीर कांपक पाने लगा। नैना का भी कुछ यही हाल था। दोनों को ही लेट नींद आई थी, पर वो अनकंफर्टेबल होने पर भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, क्योंकि नैना ने डिसाइड कर लिया था कि अब वह पूरी जिंदगी अथर्व के साथ ही बिताना चाहती है। और हर रही कमाने की बात, तो इतना तो उसे पता था कि वो कभी भूखे नहीं मरने वाले। जब सुबह नैना की आंखें खुली तो अथर्व उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, जैसे कि वो उसके लिए प्रेशियस खजाना हो। ये देखकर नैना को काफी अच्छा लगा। नैना को उसकी मुस्कुलर बॉडी और 6 पैक एब्स फील हो रहे थे। उसे आज पता चला था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा हॉट है। उसने अथर्व को उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनट बाद अथर्व की आंखें भी खुल गई थी। वो नैना के चेहरे को निहारने लगा था। वैसे तो वो हमेशा ही सोती हुई नैना के चेहरे को निहारता रहता था, लेकिन इतने पास से वो नैना के चेहरे को पहली बार देख रहा था। उसे बॉडी की खुशबू फील हो रही थी। अथर्व के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। तभी नैना ने अपनी आंखें खोल दी, जिससे अथर्व एकदम से घबरा गया था। अथर्व ने आंखें बंद कर ली थी। उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसे ऐसे पकड़े जाने पर काफी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी गिल्टी वाली फीलिंग को नैना ने एकदम से खुशी में बदल दिया। नैना ने उसके लिप्स को अपने लिप्स से छुआ और एकदम से वो उठकर वॉशरूम में दौड़कर चली गई। अथर्व ने रात को ही कपड़े वॉशरूम में रख दिए थे। नैना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके बाद वो अथर्व को फेस कर सके। अथर्व को फील हो गया था कि नैना ने अभी क्या किया था। उसने अपने आप से ही कहा कि तो एक नंबर का गधा है, इतने अच्छे पलों में तेरी आंखें बंद थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है मेरी आंखें बंद होने की वजह से ही नैना ने इतनी हिम्मत दिखाई हो। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नैना के वॉशरूम से आने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम में चला गया। वो भी बात लेकर जल्दी से रेडी हो गया था। उसके बाद दोनों नीचे चले गए। जिया और सनाया नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अथर्व और नैना को एक साथ आते हुए देखा। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल पहले जैसे ही था। जिया ने सनाया से कहा कि सनाया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। सनाया ने कहा, दीदी आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। उनके फेस के एक्सप्रेशन उनके बीच की दूरियों को बयां कर रही है। शनाया से जिया ने कहा कि तुम भी बच्ची हो। मैं नैना को बचपन से जानती हूँ, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात को इनके बीच कुछ हुआ न हो। ये 100% अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। सनाया ने कहा, दीदी आप कैसी बात कर रहे हो। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इन दोनों ने बेड शेयर किया है। अरे बुद्धू, तुम्हारा दिमाग एक ही जगह पर क्यों जाता है। लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब एक ही चीज नहीं होती, और भी काफी चीजें होती है, जैसे कि इनके बीच अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे की केयरिंग करना और एक दूसरे का साथ देना। ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। कल तुमने देखा था ना, नैना इसकी कितनी केयर कर रही थी, और आज ये दोनों एक साथ। इसका मतलब यही है कि अब कोई चाहकर भी इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। शर्मा ने कहा, दीदी क्या सच में ऐसा हो सकता है। मुझे तो डर लग रहा है कि एक तो विवेक जीजू है, जिन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि ये मेरे जीजू है, और न ही मुझे अपने फ्रेंड्स के आगे इसी बात का डर रहता है कि कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। और एक ये अथर्व जीजू है, इनकी वजह से मैं अपनी किसी फ्रेंड को घर के लिए भी इनवाइट नहीं करती। वो कई बार मुझसे कहती है कि यार तू कभी भी अपने घर हमको नहीं बुलाती, आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं कि अगर मैंने गलती से हमने घर बुला लिया तो उतारों के बारे में मैं उनसे क्या कहूंगी। कहना क्या है जो है वही बताना। ये वर्ड्स नैना के थे। सनाया ने कहा, दी मैं कुछ समझी नहीं। शनाया ने कहा कि अपनी फ्रेंड्स को अथर्व के बारे में वही बताना जो कि उसका रिलेशन है तुमसे। ये सुनकर जिया और सनाया दोनों हैरान रह गई थी। तभी युग वहां पर आया। उसने अथर्व से कहा, जीजू आज आप वर्कआउट के लिए नहीं आए, तो आज आप शाम को फ्री रहना। अथर्व ने सबके लिए कॉफी लाते हुए युग से कहा, ठीक है, शाम को मैं फ्री हूँ, और मैं सोच रहा था कि अब से हम वर्कआउट नाइट में ही किया करेंगे। युग ने कहा, तो फिर डील डन। लेकिन ये बात सुनकर नैना के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी, जो कि जिया ने नोटिस कर ली थी, और सनाया ने उस बात को अथर्व के आगे करना ठीक नहीं समझा। विजय अग्रवाल और मनीषा काफी लेट पार्टी में से आए थे, इसलिए वो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आए थे और दादाजी गार्डन में वॉक के लिए गए थे। सभी ब्रेकफास्ट करके उस बंगले से निकल गए थे। आज तक किसी को नहीं पता था कि अथर्व करता क्या था, पर वो हमेशा शाम 5 बजे घर आ जाता था और शाम का खाना वही बनाता था। नैना और जिया अपनी कार में ऑफिस के लिए निकल गए थे। युग और शनाया भी टैक्सी लेकर कॉलेज के लिए निकल गए थे। आगे चौक पर उन्होंने एक लग्जरी गाड़ियों की लंबी सी लाइन देखी। युग तो उन गाड़ियों को देखता ही रह गया। उसने कहा, शनाया अगर हमें इनमें से एक कार भी मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी, लेकिन पता नहीं आखिर ये इतनी सारी लग्जरी कारें किसकी है। सनाया ने कहा, तू तो मुझसे से पूछ रहा है जैसे कि ये गाड़ियां मैंने ही यहाँ पर बुलाई है, मुझे क्या पता ये किसकी है। युग ने कहा कि काश में भी ऐसी गाड़ी मैं कॉलेज जा पाता। ये सोचते हुए वो उन गाड़ियों को क्रॉस करके आगे निकल गए। कुछ देर बाद वो सारी गाड़ियां उनके साइड में चल रही थी। तभी एक गाड़ी ने आगे जाकर उस टैक्सी को ब्लॉक कर दिया।
ये देखकर सनाया थोड़ा घबरा गई थी। तभी उसमें से एक गार्ड उतर कर आया। वो गन से लैस था। उसने आकर युग से कहा कि हमारे बॉस चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। युग फर्स्ट ईयर में था और सनाया थर्ड ईयर में थी। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा डर गए थे। आखिर वो गाड़ियां किसकी थी और उन्होंने युग और सनाया की गाड़ी को क्यों रोका था? होना गाड़ियों में कौन था जो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहा था? आखिर वो दोनों कैसे इस मुसीबत से निकल पाएंगे? एपिसोड 10 नैना का रिजाइन। युग और शनाया दोनों डर गए थे और कांपते हुए गाड़ी से उतरे। गार्ड ने उन्हें एक कार में बैठने के लिए कहा। ऐसी सिचुएशन में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो डरते हुए उस ब्लैक कलर की लग्जरी बुगाटी में बैठ गए थे। उस कार का इंटीरियर इतना लग्जूरियस था कि उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पर इस समय वो दोनों कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ियों ने इस फिर पकड़ी तो युग ने थोड़ा नॉर्मल होने के बाद पॉकेट से अपना फोन निकाला। उसने जल्दी से अपने जीजू का फोन नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई, लेकिन तब भी वो सभी गाड़ियां रुक चुकी थी। जैसे ही युग की नजर बाहर गई तो उनकी कार कॉलेज के मेन डोर के सामने खड़ी हुई थी। कॉलेज में अब भी स्टूडेंट्स का आना लगा हुआ था। तभी इतनी सारी लग्जरी कारों को उनके कॉलेज के डोर पर रुकता हुआ देख स्टूडेंट्स की भीड़ लग गई। सभी सोच रहे थे कि इन गाड़ियों को फोन आया होगा। आखिर इस शहर में किस पर इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां हैं? तभी गाड़ियों में से दो गार्ड निकले और उन दोनों ने पीछे वाली कार की बैक डोर ओपन किए और उन्होंने युग और सनाया से कहा कि सर मैडम आप दोनों का कॉलेज आ गया है। युग के फोन पर दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आ रही थी, पर युग तो इतना शॉक था कि उससे कोई वर्ड बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपने बैग को लेकर कार से बाहर निकले और कॉलेज के अंदर जाने लगे। वो दोनों तो इस बात से शॉक थे कि आखिर उन गाड़ियों में ऐसा कौन था जिसने उन दोनों को यहाँ तक इतनी वीआईपी लिफ्ट दी। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उन दोनों को कार से उतरते हुए देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी को अग्रवाल के बारे में पता था, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि वो दोनों ऐसी गाड़ियों में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा रईस तो उस कॉलेज में कोई नहीं था। पर सभी ने उन दोनों को ही कार से उतरते हुए देखा था, इसलिए वो इस बात को झुठला भी नहीं सकते थे। उन सभी के ऐसे चेहरे देखकर युग और सनाया दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युग ने जल्दी से सारी बातें अथर्व को एक्सप्लेन की। वही अथर्व कार में बैठा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। अथर्व ने कहा कि क्या तुमको रोज ऐसे ही लिफ्ट चाहिए? ये सुनकर तो युग को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन तभी अथर्व ने कहा, पहले के सीक्रेट की तरह ये सीक्रेट भी हमारे बीच ही रहना चाहिए। ठीक है, अब तुम कॉलेज जाओ, क्लासेस खत्म होने के बाद मिलते हैं। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ ही देर में सभी कारें एक बड़े से एंट्रेंस से होते हुए अंदर चली गई। रोड के दोनों तरफ काफी सुंदर पार्क लगा हुआ था और सामने एक बहुत बड़ी इमारत थी। उसके पीछे 8-10 बड़े बड़े वेयरहाउस थे, जहां कॉटन से लगातार सूती कपड़े तैयार किए जाते थे। सिंघानिया ग्रुप का कपड़ा डिजाइनर सूट ड्रेस सभी बहुत ज्यादा फेमस और काफी महंगी थी। उनके ब्रांड का पूरे वर्ल्ड में नाम था। आज जहां पर अथर्व की कार आकर रुकी थी वो सिंघानिया ग्रुप का हेड ऑफिस था। उसकी मुलाकात आज इतने सालों बाद अपने पिता से होने वाली थी। वो बहुत ज्यादा नर्वस था। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अथर्व बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में था। अथर्व को पार्किंग से प्राइवेट लिफ्ट से सीधे चेयरमैन सर के ऑफिस के फ्लोर पर ले जाया गया। उस फ्लोर का इंटीरियर काफी ज्यादा लेविश था। उसकी गैलरी में दोनों तरफ कांच का पार्टीशन बनाया गया था और उसमें हर तरह के गमले रखे हुए थे। अथर्व को पता था कि उसके पापा नेचर से कितना प्यार करते हैं और उन्हें पेड़ पौधे कितने ज्यादा पसंद है। यही वजह थी कि उनकी बिल्डिंग के बाहर इतने बड़े एरिया में पार्क और पेड़ पौधे लगाए गए थे और उन्हें काफी व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। नैना भी अपने अग्रवाल ग्रुप में पहुंच चुकी थी। उसे बताया नहीं गया था कि आज मेंबर्स की बोर्ड मीटिंग रखी गई है। ये बात उसे रिसेप्शन पर पता चली थी। उसे इस बात से हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे अपनी कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बारे में ही नहीं पता। उसके सेल्स से भी कंपनी में मौजूद थे। उसने सोचा कि कल हम संग था, इसलिए शायद किसी को उसे बताना याद नहीं रहा, इसलिए उसने सभी बातों को नॉर्मल लिया और वो कंपनी में अंदर चली गई। उसके साथ जया थी, उसे भी ये बात सुनकर हैरानी हुई थी। दोनों लिफ्ट से होते हुए सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे क्योंकि बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। नैना ने जाकर कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर ओपन किया और जया के साथ सीधा अंदर चली गई। उसने सभी लोगों को ग्रीट किया, पर उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था। वो उन सभी के ऐसे चेहरे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि इन सभी को क्या हुआ है। तभी उसकी नजर सीईओ की चेयर पर बैठे अपने कजन ध्रुव अग्रवाल पर गई। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कंपनी के सीईओ शशिकांत अंकल थे और कुछ दिनों में उसे सीईओ की पोस्ट मिलने वाली थी। सभी की आपका समय इस बारे में बात हो चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। और जो पहले उसकी जगह थी उस पर एक एरोगेंट लड़की बैठी हुई थी। तभी ध्रुव ने एक डिमोशन लेटर उसकी तरफ बढ़ाया
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो कभी भी नैना को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका कंपैरिजन हमेशा नैना से किया जाता था, जो कि उसे भी पसंद नहीं था। नैना ने जब उस लेटर को खोलकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे हेड मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया गया था और उसे एक फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट दी गई थी, जिसका प्रोजेक्ट में कोई खास काम नहीं होता। उसका काम सिर्फ इतना रह गया था कि उसे लोगों की सैलरी और कंपनी के अकाउंट को मेंटेन रखना था। नैना ने चिल्लाते हुए कहा कि यह क्या बदतमीजी, और किसकी हिम्मत हुई मुझे मेरी पोस्ट से हटाने की। तभी बाहर से आते हुए शशिकांत चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हें इस पोस्ट से हटाया है। कल तो तुम्हारे निकम्मे पति ने मुझे बर्बाद कर ही दिया था, और तुमने भी मिस्टर सिन्हा के बेटे की उस रेस्टोरेंट में काफी इंसल्ट की थी। तुम जानते भी हो कि इन सब का असर हमारी कंपनी पर क्या असर होगा। यही रीजन है कि मैं तुम्हें इस कंपनी में डिमोट किया गया है। तुम्हारे शेयर्स होने की वजह से मैं इस कंपनी से निकाल नहीं सकते, नहीं तो कब का तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता। और सेव बनने के सपने को तो तुम भूल ही जाओ। ये सब बातें सुनकर आज उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि पिछले 4 सालों में उसने इतनी मेहनत करके इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया था, और आज एक पल में उसे अपनों ने ही धोखा दे दिया था। ये वही शशिकांत अंकल थे जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज है नैना को उनका दूसरा ही रूप देखने को मिला था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे समय में वो क्या करे। वो वहां से निकलकर अपने कैबिन में गई तो उस कैबिन का लॉक लगा हुआ था और उसका सारा सामान एक कैबिन के बाहर रखा हुआ था। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कैबिन उससे ऐसे छीन लिया जाएगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अब एक सेकंड भी इस कंपनी में नहीं रुकेगी। उसने अपना रिजाइन लेटर रेडी किया और एचआर डिपार्टमेंट में दे दिया और अपने सामान को लेकर वहां से निकल गई। थोड़ी देर में ये खबर पूरी कंपनी में फैल गई थी कि हेड मैनेजर नैना ने रिजाइन दे दिया है। जया को भी इस बात का काफी बुरा लगा था, क्योंकि उन दोनों ने प्रेस कंपनी के लिए काफी मेहनत की थी। जया ने नैना को कॉल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो क्या बात है। जया ने कहा, नैना तुम कहां पर हो, मुझे बताओ, मैं भी इस कंपनी से रिजाइन देकर तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। नैना ने कहा कि तो मैं रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जया को पता था कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, पर इस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। नैना ने उसे रिजाइन देने के लिए भी मना कर दिया था। नैना अपनी कार लेकर निकल गई थी। अथर्व कांपते पैरों से चेयरमैन के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। राजवीर भी उसके साथ था, जिसकी वजह से उसकी घबराहट थोड़ी कंट्रोल में थी। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापा को कैसे फेस करेगा, उनसे क्या बोलेगा, उनका रिएक्शन उसको देखकर कैसा होगा। क्या वो अब भी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि 10 साल पहले करते थे। ऐसी हजारों बातें अथर्व के दिमाग में चल रही थी। वो दोनों ऑफिस के सामने पहुंच गए थे। अथर्व ने अपने कांपते हाथों से ऑफिस का दूर ओपन किया और एक लंबी सी सांस लेकर सीधा अंदर चला गया। मिस्टर अभिराज सिंघानिया किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। तभी उसकी नजर अपने बेटे पर गई। उन्होंने सबसे पहले जल्दी से अपनी बात पूरी करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी जगह से खड़े हो गए। अथर्व की आंखों के सामने उसके पापा का ऐसा ही फेस था जैसा कि 10 साल पहले था। वो बिल्कुल भी नहीं बदले थे। उनको देखकर अथर्व की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आगे बढ़कर अपने पापा को ग्रीट करते हुए उनके पैर छुए। अभिराज सिंघानिया में उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि अब इन सब की जरूरत नहीं है, तुम अब बड़े हो चुके हो, अब तो तुम्हें गले लगना चाहिए। इतना कहकर अभिराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। अभिराज के गले से लगते ही अथर्व की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे ही पता था कि उसने ये 10 साल अपनी फैमिली के बिना कैसे गुजारे थे। अभिराज ने उससे कहा कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने पास से दूर किया था, पर तुम तो लड़कियों की तरह कमजोर दिखाई दे रहे हो। अभिराज ने अपने हालांकि इसे अपने बेटे के आंसू पोंछना और कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम्हारे आंसू बहे। पर अभिराज को भी पता था जब उसने ये टास्क कंप्लीट किए थे तो वह भी अपने पिताजी से ऐसे ही गले लगकर रोए थे। अथर्व ने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा कि डैड, ये तो खुशी के आंसू है। आप इतने दिनों बाद जो देखा है, आप तो आज भी पहले की तरह ही हैंडसम है। मैं तो सोच रहा था कि आप दादाजी की तरह बूढ़े हो गए होंगे। अभिराज सिंघानिया ने कहा कि आज तक मेरे पिताजी अपने आप को बुरा नहीं मानते, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ देर से अथर्व का मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था। वैसे तो उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती नहीं थी, पर आज 2 बार कॉल आ चुकी थी। कुछ देर तक वो दोनों बातें करते रहे। अभिराज ने अथर्व को सोफे पर बिठाया और उसके साथ अभिराज भी बैठ गए। उसका फोन अब भी वाइब्रेट हो रहा था, पर आज वो अपने पापा से मिलने पर इतना ज्यादा खुश था कि उसने कॉल रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। अभिराज उससे काफी देर तक बात करने के बाद प्राइवेट बातों पर आ गए थे। राजवीर बाहर चला गया था। अभिराज को उससे उसकी शादी के बारे में भी बात करनी थी। उसके लिए बड़ी बड़ी फैमिली के रिश्ते आ रही थी, पर अभी तक अभिराज ने किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि अथर्व अपनी पसंद की लड़की से शादी करे। अभी तक अभिराज को कुछ नहीं पता था कि 10 सालों में अथर्व ने क्या किया था।
क्योंकि कोई भी फैमिली का मेंबर उस पर नजर नहीं रख सकता था। आज शाम तक उनके पास अथर्व के पिछले 10 सालों की रिपोर्ट आने वाली थी। वो उस रिपोर्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो ही नहीं, पूरी फैमिली जानना चाहती थी कि अथर्व ने ये 10 साल कैसे बिताए थे। उसके छोटे भाई और बहन दोनों कॉलेज में जाने लगे थे। फैमिली का एक मेंबर ही इस टास्क को पूरा करता था। अभी राज ने भी नोटिस किया था कि अथर्व का फोन बार बार रिंग हो रहा है। उसने कहा था कि बेटा कॉल को रिसीव करो, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। अपने पापा के कहने पर अथर्व ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला, तब तक कॉल कट चुकी थी। उस पर जया की 12 मिस्ड कॉल थी। ये देखकर उसकी थोड़ी घबराहट बढ़ गई थी। वो यही सोच रहा था कि जया मुझे इतनी बात को क्यों कर रही है, कहीं नैना किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसके पापा ने भी ये नोटिस कर लिया था कि उनका बेटा इस कॉल को देखकर परेशान हो गया है। वो भी यही सोच रहे थे कि ये किसकी कॉल हो सकती है। उन्होंने डिस्प्ले पर जया नाम देख लिया था। उनके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि कहीं उनके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अथर्व ने जल्दी से बैक कॉल की। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।